हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस बैच। पहला लेक्चर यहाँ पर सप्लाई अंडर जीएसटी का रहने वाला है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 23 क्वेश्चंस दिए हैं। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा जो फोकस है वो दो चीजों पर मेनली रहेगा। पहला, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेना, कौन सा पूछा है और क्या उसमें जो है आपको लिखना है, प्रोविजंस क्या है। दूसरा, प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है, ठीक है, आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर करना है। और अगर आप आंसर्स को जो अच्छे प्रेजेंट करना सीख गए तो आप एग्जाम में डेफिनेटली 10 to 15 मार्क्स यहाँ पर एडिशनल ला सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो बोलता है रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। देखो, पापा की याद में यहाँ पर क्या कर रहा है, डोनेशन दे रहा है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, कौन दे रहा है, रुद्राक्ष कपूर। अब दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड a room in the school run by it from such donation and wrote donated by रुद्राक्ष कपूर in the memory of his father। अब वहां पर क्या किया है, स्कूल में जो रूम है वहां पर लिखा है कि भैया डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड, एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज लेविएबल टू जीएसटी। क्या इस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है सर्कुलर से पूछा गया है। ठीक है, सो अब यहां पर आपको क्या करना है, सर्कुलर के अंदर हमने क्या देखा था कि जब भी कोई डोनेशन दिया जाता है किसी इंडिविजुअल डोनर के द्वारा किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑन द रेसिपिएंट पार्ट। ठीक है, यहां पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है ऑन द रेसिपिएंट टू डू एनीथिंग। वो पैसा पे कर रहे हैं और सामने वाला जो है, जो रेसिपिएंट है, वो यहाँ पर अपने प्रीमाइसेस पे कोई डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और डिस्प्ले क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेटफुल है और वो अपना ग्रेटफुलनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। उसको पैसा मिला है तो वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, सो आपको वही सर्कुलर लिखना है। सर्कुलर नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो, सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड दैट in case of donation received by charitable institution, when the name of the donor is displayed in recipient institution in such a manner which can be said to be an expression of gratitude। अब देखो, ये कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला, ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है एंड इट इज एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलेंट्रॉफी। अब डोनर का जो फिलेंट्रॉफिक एक्ट है, ठीक है, जो परोपकार उसने किया है, वो यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। And is not aimed at giving any publicity to the donor in such manner that it would be an advertising। यहां पर किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर नाम किसका लिख रहे हैं, रुद्राक्ष कपूर का, उसके पब्लिशिंग हाउस का यहाँ पर जो है नाम नहीं लिख रहे हैं। मैंने रिवीजन लेक्चर्स में भी आपको समझाया था, एक एग्जांपल लिया था हमने, जहां पर जेठालाल अगर कोई डोनेशन दे रहा है तो यहाँ पर वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है उस केस में वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा और वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सो आपको जो है वही चीजें यहाँ पर बताना है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा और कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेसिपिएंट के पार्ट पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो यहां पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब 3 कंडीशंस हमने देखी थी, तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। पहला कंडीशन क्या हो गया कि गिफ्ट और डोनेशन किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। दूसरा, पेमेंट का जो कैरेक्टर है वो या गिफ्ट और डोनेशन का है। ठीक है, वो पैसा आप फिर से ले नहीं रहे हो, ना ही उसके बदले रेसिपिएंट को कुछ भी काम करना है। ठीक है, सो गिफ्ट या डोनेशन की नेचर का है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्पस इज philanthropic that it leads to no commercial gain and not advertisement। किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके बाद अपना कंक्लूजन आप लिख सकते हो। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपने बिजनेस का नहीं कर रहा है तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। Since in the given case the way the name of Rudraksh Kapoor is displayed on the door of the room constructed in the school run by Divya Prakash Charitable Trust, it is only an expression of gratitude and public recognition of Rudraksh act of philanthropy and is not aimed at advertising or promoting his business। यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। There is no reference or mention of his publishing house, तो इस केस में ये जो है जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, in the above question if the Divya Prakash Charitable Trust had written on the door of the room constructed in the school run by it from the money donated by Rudraksh Kapoor donated by Rudraksh Publishing House गाजियाबाद। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो उसके पब्लिशिंग हाउस का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ठीक है, पब्लिशिंग हाउस का यहाँ पर लिखा है नाम।
अब ये जो है सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा और इस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? प्रोविजंस आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आपको यहाँ पर बी पॉइंट करके आंसर लिख देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट मेंशन है, ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट मेंशन ऑफ हिज पब्लिशिंग हाउस विच इज बीइंग एडवर्टाइज, तो ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस कहलाएगा और जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Sudama Associate, a registered supplier, disposes the computer owned by the business without consideration। अब देखो विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है। हमने क्या देखा था 7(1)(a) में, सप्लाई होना चाहिए किसी गुड्स या सर्विस का, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन है तो सीधा आपको शेड्यूल 1 में पहुंच जाना है। ठीक है, शेड्यूल 1 में जो लिखे हैं 4 पैरास दिए होते हैं, अगर वहां फॉल कर रहा है तो वो डीम्ड सप्लाई कहलाएगा, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं कहलाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर क्या हो रहा है, सुदामा एसोसिएट जो रजिस्टर्ड है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे कंप्यूटर ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन एंड इट हैज नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच कंप्यूटर। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है। पैरा 1 शेड्यूल 1 वो क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आईटीसी नहीं लिया है। कॉन्सेप्ट समझो, आईटीसी अगर नहीं लिया है तो स्टार्टिंग में जब उसने इनपुट खरीदा होगा, जब ये कंप्यूटर खरीदा है तब उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया होगा गवर्नमेंट को, तो अब उसको कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर अगर उसने आईटीसी लिया है और बाद में जो उसका आउटवर्ड सप्लाई है अगर वो फ्री में है, उस केस में यहां पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपने इनपुट पे क्रेडिट ले लिया और आउटवर्ड सप्लाई आपका फ्री है, तो वो सप्लाई कहलाएगी नहीं, जीएसटी लगेगी नहीं, तो दोनों ही केस में यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए प्रोविजन लाया और शेड्यूल 1 में इसको लिखा गया कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो उस केस में चाहे आप फ्री में दे रहे हो तो भी आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हमारे करंट केस में क्या हो रहा है, उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। क्लियर है? तो आपको आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 7(1)(c), रीड विद शेड्यूल 1 पैरा 1। ठीक है, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, आप आराम से लिख सकते हो। सो वहां पर क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट is treated as supply even though the same is made without consideration। शेड्यूल 1 में क्या बोला है, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मान लेंगे। कब? तो देखो, दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। अब यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड ऑन सच कंप्यूटर। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड केस देखते हैं। पृथ्वी एंटरप्राइजेस अपॉइंटेड चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। Champak identifies various suppliers who can provide the goods as desired by Prithvi Enterprises and ask a supplier, Satya manufacturer, to send the goods and issue the invoice directly to Prithvi Enterprises। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, issue the invoice directly to Prithvi Enterprises, मतलब इनवॉइस जो है प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया जा रहा है। हमने पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में देखा था कि कोई भी सप्लाई हो रहा है किसी गुड्स का, जहां पर एजेंट क्या कर रहा है, या तो रिसीव कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी वो यहां पर सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया जा रहा है। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया जा रहा है उस केस में यहां पर पैरा 3 में फॉल नहीं करेगा। अगर इनवॉइस जो है खुद के नाम पे इशू करता है एजेंट, उस केस में पैरा 3 में फॉल करेगा और वो सप्लाई मान लिया जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इनवॉइस जो है डायरेक्टली पृथ्वी एंटरप्राइजेस के नाम पे इशू किया जा रहा है जो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहां पर जो चंपक है, जो एजेंट, वो क्या है, सिर्फ एक तरह का प्रोक्योरमेंट एजेंट है, वो पैरा 3 में फॉल नहीं करता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? तो आंसर देखते हैं। एज पर सेक्शन 7(1)(c), रीड विद शेड्यूल 1, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू द प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव such goods on behalf of the principal qualifies as supply even if the same is made without consideration। तो पहले क्या लिखा है इन्होंने, पहले लिख दिया पैरा 3 का जो प्रोविजंस थे वो यहां पर लिख दिए हैं। उसके बाद जो सर्कुलर बोलता है, जो सर्कुलर नंबर 57 है, ठीक है, वो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर बताता है, वो प्रोविजंस लिख देने हैं कि सर्कुलर क्या बोलता है। सर्कुलर नंबर 57 clarifies that principal agent relationship fall within the ambit of schedule 1 only when the goods being procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of agent। कब फॉल करेगा, जब इनवॉइस जो है वो एजेंट के नाम पे इशू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, in that case further provisions of the said goods by the agent to the principal without consideration would be covered in schedule 1 and thus would qualify as supply। अगर खुद के नाम पे इनवॉइस इशू हो रहा है तो वो यहाँ पर सप्लाई में क्वालिफाई हो जाएगा। अब हमारा करंट केस में क्या है, चंपक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है पर हैज इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है। द इनवॉइस इज बीइंग इशूड इन द नेम ऑफ पृथ्वी एंटरप्राइजेस एंड हेंस
चंपक इज नॉट एन एजेंट ऑफ पृथ्वी एंटरप्राइजेस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। क्लियर है, समझा आपको? शेड्यूल 1 से यहां पर क्वेश्चन जो है पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्पररी पेंटिंग्स। एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग्स बनाता है, ठीक है। ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता, कोलकाता में वो रजिस्टर्ड है। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंटेड Dhruv Kumar to auction his painting in Maharashtra. Dhruv Kumar arranges for the auction and identifies the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. इसी तरह से होता है, जब भी पेंटिंग सेल की जाती है तो जो भी हाईएस्ट उसकी बोली लगाएगा उसको वो पेंटिंग सेल कर दी जाती है। अब यहाँ पर ध्रुव कुमार क्या है, वो एक तरह का एजेंट है जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की पेंटिंग्स को सेल कर रहा है। अब हमारे को क्या देखना है, ये पैरा 3 की ही बात जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 की तरफ हमारे को ले जा रहा है। अब हमारे को क्या देखना है कि इनवॉइस इसके नाम पे इशू हुआ है। आगे पढ़ते हैं। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग is issued by Dhruv Kumar on the behalf of Chandragupta Maurya but on his own name and the painting is delivered to the successful bidder। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एजेंट है ध्रुव कुमार वो अपने खुद के नाम पे यहाँ पर इनवॉइस इशू कर रहा है। अब अगर खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो सर्कुलर क्या बोलता है कि यहाँ पर पैरा 3 में कवर हो जाएगा शेड्यूल 1 में। अब चाहे विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। सो आपको पहले जो है यहाँ पर लिखना है पूरा प्रोविजंस इन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज एज सप्लाई अंडर जीएसटी ओनली इफ इट इज अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन होगा तभी हम सप्लाई मांगेंगे, लेकिन फिर आपको शेड्यूल 1 का रेफरेंस देना है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी है अगर शेड्यूल 1 में फॉल करती है तो चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। So supply of goods by the principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal is covered as supply even if made without consideration। ठीक है, शेड्यूल 1 जो हमारा शेड्यूल 1 का पैरा 3 था उसका रेफरेंस यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट आपको सर्कुलर का रेफरेंस देना है जो क्या बोलता है कि आपको देखना है इनवॉइस किसके नाम पे इशू हुआ है, ठीक है। सो वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम। खुद के नाम पे अगर इनवॉइस इशू करता है देन एनी प्रोविजंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, अगर खुद के नाम पे इशू कर रहा है तो शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। उसके बाद जो है आपने पहले प्रोविजंस लिख दिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर कंक्लूजन अपना लिखना है। कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर ध्रुव कुमार जो है वो is not merely providing auctioneer service to Chandragupta Maurya but is also supplying the painting on behalf of Chandragupta Maurya to the successful builder। वो खुद सप्लाई कर रहा है, उसका खुद का इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, तो वो यहाँ पर जो है शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा और आपको जो है यहाँ पर सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। Thus Dhruv Kumar can be considered as an agent of Chandragupta Maurya under para 3 of schedule 1। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोक्ष भूमिज इंडस्ट्री हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इट स्टोर्स द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट डिपोट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। द डिपोट इज ओन्ड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड, अ रिलेटेड पर्सन। क्या है, रिलेटेड पर्सन के डिपो पे यहाँ पर जो है गुड्स यहाँ पर स्टोर किए जा रहे हैं। ऑफ मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है, जैसे ही विदाउट कंसिडरेशन आए सीधा शेड्यूल 1 में पहुंच जाओ, ठीक है। और वो 4 पैरास में अगर कहीं कवर हो रहा है तो आपको देखना है। सो पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज फॉर यूसेज ऑफ डिपोट। मतलब कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है अपने गुड्स जो स्टोर कर रहा है उसके, ठीक है। सो वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज क्वालिफाई एज सप्लाई, क्या सप्लाई में क्वालिफाई करेगा। अब देखो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 क्या बोलता है, जब भी सप्लाई हो रहा है किसी गुड्स या सर्विसेज का between related person or distinct person as specified in section number 25 when made in the course or furtherance of business। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रोविजंस भी दिखा देता हूं ताकि ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर हमारे केस में क्या है, यहाँ पर रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। सो रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है। रेफरेंस क्या देना है, सेक्शन नंबर 71C रीड विद शेड्यूल 1 पैरा 2। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाइज एज सप्लाई। Thus the storage services provided by Punya Bhumi Limited to Moksha Bhumi Industries is in course of furtherance of business qualifies as supply। ये क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा और उस पर जो है जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राजेश सुराना has a proprietorship
फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। कहाँ है? उनका फर्म जयपुर के अंदर है, ठीक है। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। द फर्म आल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज भी यहाँ पर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया? मिस्टर राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर मिस्टर अखिलेश सुराना लोकेटेड इन यूएसए। भैया भाई जो है वो यूएसए में बैठा है और उसको कोई सर्विसेज दिए, भाई को दिया है, तो रिलेटेड पर्सन वाला पॉइंट कहीं ना कहीं आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है तो सीधा मैं शेड्यूल 1 में पहुंच चुका हूं, आप भी मेरे साथ आ गए हो ना, ठीक है। शेड्यूल 1 में आपको आ जाना है। उसके बाद रिलेटेड पर्सन है, तो देखो पैरा 2 में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रिलेटेड पर्सन में एक पॉइंट था कि अगर जो है पर्सन सेम फैमिली का है तो रिलेटेड माना जाएगा। सेम फैमिली, फैमिली का डेफिनेशन क्या देखा था? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज पार्ट ऑफ फैमिली, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये चार लोग कब आपको फैमिली का पार्ट बनेंगे? जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अब हमें क्या देखना है कि ये मिस्टर अखिलेश सुराना जो है क्या ये डिपेंडेंट है क्या, ठीक है। अगर डिपेंडेंट होगा तो वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा और वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। The products manufactured by Mr. Akhilesh are similar to the one manufactured by Mr. Rajesh Surana. Mr. Surana charges 3 lakh rupees for providing similar consultancy services to other independent customers located in USA. मतलब देखो, राजेश सुराना अगर ये सर्विसेज किसी और व्यक्ति को देता, अनरिलेटेड पर्सन को देता, तो फिर वो 3 लाख रुपए उससे चार्ज करता है। क्योंकि भाई को सर्विस दिया है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर दे दिया है। आपको जो है जीएसटी लाइबिलिटी निकालना। अब देखो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि भाई जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। वो यहाँ पर डिपेंडेंट का कहीं नहीं लिखा है, तो वो अनरिलेटेड पर्सन माना जाएगा। अनरिलेटेड पर्सन है और विदाउट कंसिडरेशन है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। आंसर देखते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अखिलेश सुराना लोकेटेड इन यूएसए हैज बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन है, हमारा क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होता है तभी हम सप्लाई मानते हैं। अब एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7(1) है। 7(1) ये तो यही बोलता है 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला गुड्स एंड सर्विस, दूसरा फॉर ए कंसिडरेशन, तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब उसके बाद जो है आपको शेड्यूल 1 का रेफरेंस देना है कि भैया शेड्यूल 1 में क्या लिखा है कि सप्लाई हम मान लेंगे इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन है। उसका पैरा 2 क्या बोलता है? पैरा 2 आपको पूरा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। पूरा पैरा 2 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद जो है आपको कंक्लूजन पे आना है, ठीक है। प्रोविजंस क्या क्या लिखे? पहले सेक्शन 7(1)(a) का रेफरेंस दिया, ठीक है, जहां पर बोला कि भैया सप्लाई अगर आपको मानना है तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा? शेड्यूल 1 का, शेड्यूल 1 पैरा 2 का रेफरेंस दिया कि अगर शेड्यूल 1 में कोई एक्टिविटी फॉल करती है तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान ली जाएगी। उसके बाद पैरा 2 को पूरा लिख दिया। उसके बाद जो है कंक्लूजन पे आएंगे। अब कंक्लूजन क्या लिखा है? देखो, ब्रदर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ टर्म फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन में वो कवर नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब hence it is not a related person, therefore the export of service to an independent brother without any consideration will not fall under para 2 of schedule 1, hence the activity is not a supply। क्लियर है? आपको आंसर कैसे लिखना है समझा आपको? जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे वो यहाँ पर शेड्यूल 1 से पूछे गए थे। शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसिडरेशन की कौन कौन सी एक्टिविटीज है ना, हमने रिवीजन लेक्चर में बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर कांजीलाल अडानी इज एन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। क्या करता है ये? ऑयल एक्सप्लोर करता है, ये प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। रजिस्टर्ड कहाँ है? इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में रजिस्टर्ड है। ही एंटर्स इनटू प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर सीधा सर्कुलर से क्वेश्चन पूछा है ना। ये सर्कुलर हम बहुत अच्छे से समझे हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई ऑयल एक्सप्लोर करना है या प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको गवर्नमेंट के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है ऑयल एक्सप्लोर करने का, और आपको जो है बदले में उनको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, और साथ में जो भी आपका प्रॉफिट पेट्रोलियम होगा उसमें कुछ शेयर भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का शेयर रहता है प्रॉफिट पेट्रोलियम में वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। और जो कॉस्ट पेट्रोलियम गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, जो कॉस्ट मिलती है, वो यहाँ पर जो है कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है? He entered into a production sharing contract with the government of Gujarat, wherein he gets a license to explore, exploit, and sell the petroleum crude and or natural gas from the government in Alibet oil field in lieu of royalty and share in profit petroleum। यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको लाइसेंस मिल रहा है और बदले में वो क्या पे कर रहा है? रॉयल्टी पे कर रहा है, और साथ में शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम यहाँ पर गवर्नमेंट को दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ जून Mr. Kanjilal Adani explored the petroleum
reserve at Alibet oil field, he got a portion of petroleum silt नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी वर्थ 3 लाख रुपीस। उसको क्या मिला है? 3 लाख रुपए मिला है एज पार्ट ऑफ कंपनसेशन। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको कंपनसेशन मिला है 3 लाख रुपीस का। दिस पेट्रोलियम सिल्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम सिल्ट क्या है? पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम है। कॉस्ट पेट्रोलियम का पैसा मिला है तो वो कंसिडरेशन नहीं होता है। क्लियर है? एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विद द गवर्नमेंट, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर कांजीलाल अडानी अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, सो आपको यहाँ पर जो सर्कुलर में आपने पढ़ा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय कांजीलाल अडानी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट व्हिच इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक है, वो एक तरह का कॉस्ट पेट्रोलियम का पार्ट है। फिर आपको सर्कुलर का लैंग्वेज लिखना है कि कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है। बिल्कुल ऐसा आपको इंटरप्रेट नहीं करना है। होता क्या है, उसको ऑयल एक्सप्लोर करना है और वो करने के लिए उसको गवर्नमेंट का परमिशन लगता है। गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देगी तभी वो कर पाएगा, और गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के लिए उसको यहाँ पर गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना पड़ता है, साथ में शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी तरह का जो है सर्विस नहीं दी जा रही गवर्नमेंट को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वो जो कर रहा है काम वो खुद के लिए कर रहा है, उसको भी पैसा बनाना है, वो खुद के लिए काम कर रहा है और उसको काम करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रहा है। क्लियर है? सो द रीजन फॉर द सेम इज दैट the contractor carries exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to the government। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहा, वो खुद के लिए ये काम कर रहा है। They had acquired the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of royalty and share in profit petroleum। So यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। जो पैसा उसको मिला है 3 लाख रुपीस, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। विक्रमादित्य इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ठीक है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है और वो स्टॉक्स में यहाँ पर शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। ही हैज ओपनड अ ट्रेडिंग अकाउंट विद वायदा ब्रोकर्स। ड्यूरिंग द मंथ विक्रमादित्य अंडरटुक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या लिया है यहाँ पर? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम अच्छे से पढ़े हैं। और आगे क्या लिखा है? विदाउट अ फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन बट आर कैश सेटल ऑन द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट। विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने क्या देखा था? अगर जो है ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट क्या हो रहा है? नेट सेटलमेंट हो रहा है। मतलब जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है और फ्यूचर रेट दोनों का जो डिफरेंस है उसको लेकर के नेट सेटलमेंट अगर किया जा रहा है तो वो जीएसटी में लाइबल नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड केस, अगर जो डिलीवरी ऑप्शन है, अगर ट्रांजैक्शन में डिलीवरी ऑप्शन है, उस केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पर नोट्स में भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये देखो यहाँ पर क्या था? फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर नेट सेटलमेंट हो रहा है तो नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। ठीक है, अगर एक्चुअल डिलीवरी है उस केस में नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और लाइबल टू जीएसटी रहेगा। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पहले आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है? अमाउंटिंग टू रुपीज 35 लाख। विक्रमादित्य नीड योर एडवाइस वेदर सच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम अमाउंट टू सप्लाई। क्या ये सप्लाई कहलाएगा? तो आपको आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि भैया जो सिक्योरिटीज होती है वो ना गुड्स की डेफिनेशन में आती है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, सो सिक्योरिटीज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ठीक है, सिक्रा एक्ट के अंदर उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो डेरिवेटिव्स भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे सिक्योरिटीज में और डेरिवेटिव्स पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद अब आपको लिखना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा समझाना है, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अब आंसर देखते हैं कैसे लिखा है। फॉर ए ट्रांजेक्शन टू फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सप्लाई इट मस्ट बी अ सप्लाई ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज की दोनों की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है सिक्योरिटीज को। ठीक है, सिक्योरिटी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है फ्रॉम देयर परव्यू। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसीलिए डेरिवेटिव्स भी ना सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाते हैं ना सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं। ठीक है, एंड आर नॉट लाइबल टू जीएसटी। पहले पैराग्राफ में आपने ये बता दिया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या बताना है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ये एक तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। The price of which is dependent on the value of underlying stock or index of stock or certain approved currencies, and the settlement happens normally by way of net settlement with no actual delivery। ठीक है, आज के टाइम में एक्चुअल डिलीवरी वाला नहीं होता है, नॉर्मली जो है नेट सेटलमेंट ही किया जाता है। अब आपको यहाँ पर लिखना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? डेरिवेटिव्स है। दिस क्वालिफाइज एज सिक्योरिटी एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लियर है? सो इन व्यू ऑफ द अबव इट कैन बी inferred that since the future contracts undertaken by Vikramaditya are in the nature of derivatives, this qualifies as security and do not qualify as supply and are not subject to GST। क्लियर है? सो अगर आपने रिवीजन लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं, अच्छे से समझे हैं प्रोविजंस को, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Rope Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into a transaction wherein certain securities were lent to Dhandhan Bank. सिक्योरिटीज को लेंड किया जा रहा है, ठीक है, अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। धनधन बैंक शेल पे स्पेसिफाइड लेंडिंग फीस अगेंस्ट सच लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू इट। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वड इन सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। अब देखो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम हम ऑलरेडी समझे थे, होता क्या है यहाँ पर, एक होता है लेंडर, ठीक है, एक लेंडर होता है, दूसरा होता है अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, और तीसरा कौन होता है, बोरोवर, ठीक है, दूसरा होता है बोरोवर। सो लेंडर क्या करता है, अपने सिक्योरिटीज यहाँ पर डिपॉजिट करता है अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास, और बोरोवर भी यहाँ पर अप्रूव्ड इंटरमीडियरी से जो है सिक्योरिटीज को बोरो करता है। अब लेंडर सिक्योरिटीज क्यों दे रहा है, ताकि उसको लेंडिंग फीस मिले, ठीक है। अब ये जो लेंडिंग फीस मिलती है, यहाँ पर कभी भी सेल या बाय ऑफ सिक्योरिटीज नहीं बोल, ये है, यह क्या है, सिक्योरिटीज को लेंड कर रहा है, वो वापिस से उसको लेगा, ठीक है। सो ये बोरोवर को जो है वापिस से ये सिक्योरिटीज लौटानी पड़ेगी लेंडर को, क्लियर है। सो यहाँ पर कोई भी सेल, बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं हो रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा और जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा, क्लियर है। सो आपको लिखना है लेंडिंग सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम फैसिलिटेट्स द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आर नाइदर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स नॉर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन इज सिक्योरिटी व्हिच इन्वॉल्व्स डिस्पोजल और सिक्योरिटी। अगर आप डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी कर रहे हो तो वो सप्लाई नहीं है, ठीक है। आप अगर सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वो सिक्योरिटीज जो है डिस्पोजल जो है वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन एसएलएस क्या करता है, एसएलएस कभी भी जो है यहाँ पर डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है, वो लेंड कर रहा है, ठीक है। सो एसएलएस डजंट ट्रीट लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। ये सर्विसेज की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं होता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी इस पर लगेगा, क्लियर है। सो द लेंडिंग फीस चार्ज फ्रॉम द बोरोवर ऑफ सिक्योरिटीज has the character of consideration and is taxable under GST apart from the above। जो approved intermediary है, जो दोनों पार्टीज को मिलवा रहा है, तो वो भी यहाँ पर जो कमीशन या फीस चार्ज करता है उस पर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द अबव द एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडियरी फैसिलिटेटिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर कमीशन और फीस इज ऑल्सो टैक्सेबल सेपरेटली, ठीक है। तो उस पर भी टैक्स लगेगा अलग से, और जो लेंडिंग फीस है वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। Nandeshwar manufacturer sends certain category of yarn for processing to job worker। जॉब वर्कर को कुछ yarn भेजे हैं प्रोसेसिंग के लिए। The job worker undertook the processing work on the yarn as per the requirement of Nandeshwar manufacturer। ठीक है, उसने वो काम किया जॉब वर्कर ने। During the process the job worker uses his own material। खुद का मटेरियल भी यूज कर रहा है। Also, the processed yarn is sold by Nandeshwar manufacturer directly from the job worker premises। ठीक है, ये जॉब वर्किंग चैप्टर में हम और पढ़ेंगे कि जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस आप डायरेक्टली भी यहाँ पर प्रिंसिपल सेल कर सकता है, ठीक है, उसको अपने प्रीमाइसेस पे लाना जरूरी नहीं है। सो वहां से सीधा सेल कर रहा है। बैलेंस क्वांटिटी ऑफ yarn एंड वेस्ट मटेरियल इज सेंड बैक बाय द जॉब वर्कर टू नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर। जितना बच गया स्टॉक वो और जो भी स्क्रैप जनरेट हुआ वो वापस से जो है प्रिंसिपल को दे दिया है। द जॉब वर्कर is of the opinion that he is using his own material also in the processing and hence the supply of Nandeshwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as supply of service। उसको क्या लगता है कि देखो सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और मैं सर्विस भी दे रहा हूं, तो ये दोनों माना जाएगा। तो देखो यहां पर जो है जो व्यू है जॉब वर्कर का वो पार्टली करेक्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों नहीं हो सकता है, ये क्या है, ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। हमने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के अंदर देखा था कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। वहां पर काफी सारी एंट्रीज दी हुई थी। उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो किसी अदर पर्सन के गुड्स पे, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देकर के आपको समझाया था कि मेरा एक खुद का कार है जो मैं यहाँ पर वॉश कराने लेकर के जा रहा हूं, तो गुड्स मेरे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, उस पर वॉश करके मुझे दे रहा है, क्लीन करके दे रहा है, तो वो एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। सो वही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। नो इन द ओपिनियन ऑफ जॉब वर्कर इज नॉट फुल्ली करेक्ट, ठीक है, करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, वेयर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(1)। कोई भी सप्लाई जो सेक्शन 7(1) में है वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी या सर्विस कहलाएगी, वो सेक्शन 7(1)A के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सो दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों में से कोई एक कहलाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंदर जो आपने पढ़ा है वो एंट्री आपको लिखना है कि एनी प्रोसेसिंग और एक्टिविटीज carried on any other person's goods is treated as supply of service।
किसी और व्यक्ति के गुड्स पे कोई भी काम करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। In terms of Schedule 2, the job worker in addition to the goods received from the principal can use his own goods. वो खुद के goods भी यूज कर सकता है लेकिन फिर भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाएगा। क्लियर है? सो इट इज these goods are not supply but being used in the processing activity carried out by it. Thus, the activity undertaken by job worker in the given case squarely falls within the purview of Schedule 2 and shall be considered as supply. ठीक है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। XYZ Consultancy registered in Bangalore supplies technical consultancy services to its client. It has been providing technical services to BA Limited Mumbai since past 2 years. 2 साल से वो सर्विसेज दे रहे हैं BA Limited को। Consideration is settled by BA Limited assignment wise. BA Limited paid 37 lakh. कितना पैसा पे किया? 37 lakh to XYZ Consultancy on 10th of January for XYZ Consultancy agreeing not to provide similar technical services to any other business entity. अब देखो पैसा पे किया जा रहा है, किस लिए पे कर रहे हैं कि आपको ये सिमिलर सर्विसेज नहीं देना है। सो एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, हमने पढ़ा है, ठीक है। कुछ ना करने का जब पैसा मिलता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के अंदर देखा था और वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि देखो आपको जो है सिमिलर सर्विसेज, सिमिलर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना है टू एनी अदर बिजनेस एंटिटी इन इंडिया और अब्रोड। चाहे इंडिया में भी नहीं देना है और चाहे अब्रोड में भी नहीं देना, फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 ईयर्स, 8 साल के लिए आपको अपनी सर्विसेज नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए आपको 37 लाख रुपीस पे किया जा रहा है। सो XYZ कंसल्टेंसी इज ऑफ द व्यू दैट 37 लाख रुपीस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर GST। उसको ऐसा लगता है कि इस पैसे पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन whether the view taken by XYZ consultancy is valid in law. क्या वो वैलिड है? It may be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ consultancy in addition to the amount already agreed. ठीक है, वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर वही लिखना है, कंसल्टेंसी इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ agreeing to the obligation to refrain from an act to BA Limited against the consideration of 37 lakh। ये शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा है, रीड विद सर्कुलर नंबर 178। सर्कुलर 178 को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया था, ठीक है। सो देयरफॉर द सेम इज लायबल टू टैक्स अंडर GST, इस पर GST लग जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी located at prime location in Mumbai, Maharashtra. He has let out his first and second floor to Mr. Peace for residential purposes in April। ठीक है, उसने क्या किया है, अपना जो फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है वो मिस्टर पीस को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यहाँ पर लेट आउट किया है। मिस्टर पीस सरेंडर्स हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सिरेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेनेंसी राइट सरेंडर कर रहा है टू मिस्टर सिरेन फॉर टेनेंसी प्रीमियम ऑफ ₹10 लाख ऑन फर्स्ट जून। अब मिस्टर सिरेन क्या कर रहा है, अपना टेनेंसी राइट किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। मिस्टर सिरेन हैज आल्सो पेड द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। मोरओवर मिस्टर सिरेन हैज एग्रीड टू पे मंथली रेंट ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर हैप्पी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक है मिस्टर हैप्पी जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है। दूसरा है मिस्टर पीस, मिस्टर पीस को यहां पर टेनेंट है, ठीक है। अब मिस्टर पीस ने क्या किया है, अपना टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है, मिस्टर सिरेन को, ठीक है। मिस्टर सिरेन को यहां पर टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है, कितने अमाउंट के लिए, 10 लाख रुपीस के लिए, ठीक है। सो टेनेंसी राइट यहां पर ट्रांसफर किया गया है और अब मिस्टर सिरेन जो है वो क्या कर रहा है, मंथली रेंट यहां पर पे कर रहा है मिस्टर हैप्पी को 1 लाख रुपीस का, ठीक है। मंथली रेंट यहां पर दे रहा है, ये पूरा ट्रांजैक्शन यहां पर है। अब डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन द गिवन केस, आपको बताना है कि क्या टैक्सेबिलिटी रहेगा। अब देखो इसके रिगार्डिंग हम सर्कुलर पढ़ चुके हैं टेनेंसी राइट वाला, तो वो सर्कुलर क्या बोलता है कि जब भी टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया जाता है तो इवन दो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे किया या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं तो भी वो एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, वो कोई भी सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका राइट ट्रांसफर किया जा रहा है। और हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जो शेड्यूल 2 था आपका, उसके अंदर भी उसमें हमने देखा था
कि जब भी आप अपना राइट ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और वो टैक्सेबल होता है। यहां पर कोई भी सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर होता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग का सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम है, तो वो टैक्सेबल होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस है। आंसर आपको पहले सर्कुलर कोट करना है, फिर आपको जो है अपना यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सो सर्कुलर नंबर 44 बाय 2018 clarifies that the activity of transaction of tenancy right against consideration tenancy premium is squarely covered under the supply of service liable to GST। ठीक है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, GST लग जाएगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ लीज और रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है, लीजिंग या रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का ही नेचर है इसका, और वो हम शेड्यूल 2 के अंदर देख चुके हैं कि ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। ठीक है, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है। अब ऑल्दो आपको जो है स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए has been levied on such transfer of tenancy right, it shall still be subject to GST। ठीक है, यहां पर क्या है, मेयरली आपने जो है ट्रांजैक्शन या सप्लाई इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सेल ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, यहां पर टेनेंसी राइट ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो merely because a transaction or supply involves execution of document which may require registration and payment of registration fees and stamp duty would not preclude them from the scope of supply and from payment of GST। ये GST तो उस पर लगेगा ही। ठीक है, so the transfer of tenancy right cannot be treated as sale of land or building in schedule 3। शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करेगा और सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब नेक्स्ट आपको जो याद होगा, जब हमने रिवीजन लेक्चर में पढ़ा था, अगर रेंटिंग कर रहे हो किसी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पशन में वो कवर्ड है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो 10 लाख रुपीज मिला है ना, 10 लाख रुपीज जो मिला है टेनेंसी प्रीमियम, टेनेंसी प्रीमियम का 10 लाख रुपीज पे तो टैक्स लगेगा। ठीक है, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या मिस्टर सिरेन जो है 1 लाख रुपीज पे कर रहा है मिस्टर हैप्पी को एज अ रेंट, और वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो ये यहां पर एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो चीज भी यहां पर लिखना है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट सिंस रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस इज एग्जाम्प्ट। यहां पर क्या हो रहा है, टेनेंसी राइट यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है इन अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम और पीरियोडिक रेंट और बोथ इज एग्जाम्प्ट। सो ये जो 1 लाख रुपीज पे किया है वो यहाँ पर एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको एक बार प्रोविजंस भी बता देता हूं। ये देखो, यहां पर क्या था, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई एनी लैंड है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। क्लियर है। उसके बाद हमने जो सर्कुलर देखा था, ये टेनेंसी राइट वाला सर्कुलर, ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, लाइबल टू जीएसटी। उसके बाद हमने एग्जाम्पशन वाला पॉइंट भी देखा था कि रेंटिंग अगर आप कर रहे हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, तो वो एग्जाम्प्ट कहलाएगा। ठीक है, अब वो किसको दे रहे हो, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, दोनों ही केस में यहाँ पर जो है एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा। क्लियर है। सो अगर आपने सर्कुलर अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। A Industries enter into a contract with an actor Chandragupta to act as a brand ambassador for product manufactured by A Industries। अब क्या किया है, A Industries ने एक एक्टर को यहाँ पर हायर किया है, उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, और कितने साल के लिए, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 years and the contract fees is payable to Chandragupta for being a brand ambassador is rupees 50 lakh per annum। 50 लाख रुपए हर साल का देंगे, और कितने साल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, 5 years के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट in case the contract is terminated by Chandragupta before the end of the contract period, Chandragupta will have to repay to A Industries 50% of the contract fees received by him till the time of termination of the contract। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, टर्मिनेट कर देता है इन बिटवीन, तो उसको 50% पैसा जो है पे करना पड़ेगा जितना उसको मिला है। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ 3rd year, तीसरे साल के बाद में, Chandragupta terminates the contract with A Industries। He has received the contract fee for 3 years at the time of termination of the contract। 3 साल का उसको फीस मिल गया और एट द एंड ऑफ 3rd year उसने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। आपको बताना है कि वेदर द ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज एज सप्लाई। तो देखो, सीधा सर्कुलर से क्वेश्चन है, सर्कुलर नंबर 178 में हमने देखा था लिक्विडेटेड डैमेजेस का पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है इसलिए पैसा दिया जा रहा है, तो ये वहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी पैसा उसको मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। पैसा कितना है, तो देखो यहां पर क्या है, 50%, 50 लाख पर एनम यहां पर दिया जा रहा है। अब 50 लाख रुपीज पर एनम अगर आप दे रहे हो और 3 साल तक आप दे रहे हो, तो टोटल कितना हो गया, 150 लाख हो गया आपका। ठीक है, 150 लाख हो गया। अब इसका आपको 50% जो है पैसा वापस से
पे करना पड़ेगा। सो कितना हो गया 75 लाख रुपीस। 75 लाख रुपीस जो है चंद्रगुप्त को यहां पर फिर से देना पड़ेगा। अब पहले आपको आंसर कैसे लिखना है, पहले सेक्शन 71A को बताना है कि क्या ट्रांजैक्शन होता है, सप्लाई क्या होता है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन है ना तो सेक्शन 71A तो आप यहां पर कोट कर ही सकते हो। नेक्स्ट, इन द गिवन केस Chandragupta has agreed to provide his services as a brand ambassador of the product manufactured by A industries at an agreed annual consideration. His services fall within the purview of supply. जो सर्विसेज वो दे रहा है ब्रांड एम्बेसडर की वो तो सप्लाई में कवर होती है, ठीक है। अब वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सप्लाई इज रुपीज 50 लाख पर एनम। तो ये जो 50 लाख रुपीज यहाँ पर दिया जा रहा है वो तो सप्लाई के स्कोप में है, उस पर तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब ये जो ब्रीच करने में जो पैसा वापस दिया जा रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और 75 लाख रुपीस आपको वापस से देना है, वो यहाँ पर जो है सर्कुलर 178 में कवर होगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है। अब सर्कुलर नंबर 178 यहाँ पर कोट करना है, वेयर द अमाउंट पेड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस इज एन अमाउंट पेड ओनली टू कंपनसेट फॉर इंजरी। वो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, पैसा पे किया जाता है ओनली टू कंपनसेट फॉर इंजरी लॉस और डैमेजेस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। कौन पे करता है, द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज नो agreement expressed or implied by the aggrieved party receiving the liquidated damages to refrain from or to tolerate an act or to do an act। अब कंफ्यूजन क्या था कि भैया हमने पैरा 5E ऑफ शेड्यूल 2 में पढ़ा है कि एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, वो भी यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, लेकिन यहां पर कोई रिफ्रेन करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आप हमारे साथ 5 साल काम करोगे और हम आपको पैसा पे करेंगे। अब चूंकि आपने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, इसलिए जो है आपको पैसा जो है रिकवर किया जा रहा है। सो एग्रीमेंट यहां पर ये नहीं था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना है, एग्रीमेंट क्या था, आप 5 साल तक आपको जो है हमारे साथ काम करना है। सो ये टॉलरेट करने का, ये रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट में कवर नहीं होगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। इट इज मेयरली अ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द पार्टी हु कॉजेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी हु सफर्ड लॉस और डैमेज ड्यू टू सच ब्रीच। क्लियर है। सो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस है। सो ये जो 75 लाख रुपीस है received from Chandragupta as a penalty for terminating the contract before the expiry of its contract period, such payment do not constitute consideration and for a supply and not taxable। क्लियर है, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है। हमने यहाँ पर सर्कुलर देखा था, ये वाला देखो, अब ये बहुत अच्छे से हमने कवर किया था कि पैरा 5E जो है उसमें कवर नहीं होता है। उसमें पहला ही पॉइंट था लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और टैक्सेबल नहीं होगा, इट्स मेयरली अ फ्लो ऑफ मनी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, बिजनेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को। एज एन इंसेंटिव अंगद प्राइवेट लिमिटेड पेज एन अमाउंट ऑफ ₹75,000 टू इट्स एम्प्लॉय अपॉन अचीविंग अ स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट। काफी सारे कंपनीज में ये पॉलिसी होता है कि सेल्स टारगेट दिए जाते हैं, अगर आप उतना सेल करोगे तो आपको जो है एक इंसेंटिव दिया जाएगा। अब द इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ द सैलरी। क्या है ये इंसेंटिव, सैलरी का ही पार्ट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर लिखा हुआ रहता है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, एंड एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द रिलेवेंट इनकम टैक्स प्रोविजंस। जो पैसा पे किया जा रहा है उस पर टीडीएस यहां पर कट रहा है। अंगद प्राइवेट लिमिटेड is of the view that GST is not leviable on such incentive paid to the employees. Whether the view taken by Angad Private Limited is correct? क्या अंगद का जो व्यू है वो सही है? बिल्कुल सही है। हमने नेगेटिव लिस्ट पढ़ा है शेड्यूल 3 के अंदर। उसका पैरा 1 क्या बोलता है, एनी सर्विसेज बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता देता हूं शेड्यूल 3, ये देखो, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई to the employer in the course of or in relation to his employment is covered under negative list। वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो इंसेंटिव पे किया जा रहा है वो इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, तो यहां पर जो है वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर है। सो यस, अंगद प्राइवेट लिमिटेड व्यू इज करेक्ट। अंगद प्राइवेट लिमिटेड का व्यू करेक्ट है। आपको सेक्शन 7(2) रीड विद शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आप अगर इस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करते हो ना, जब भी आंसर शुरू करते हो तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ रीड विद शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ऐसा करके आप अपना स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखता है। उसके बाद आपको एंट्री लिखना है पैरा 1 में जो लिखा है कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। फर्दर जो अमाउंट पे किया गया इंसेंटिव का वो क्या है, इज नॉट इन द नेचर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। अब देखो, हमने शेड्यूल 1 में पैरा 2 पढ़ा था, यहां पर कोई भी सप्लाई होता है गुड्स या सर्विस का बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस,
तो वो सप्लाई मान लिया जाता है, ठीक है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है। उसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया था कि अगर कोई इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट का वैल्यू जो है इन अ फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय एक्सीड्स ₹50,000, तो वो यहाँ पर सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी नेचर जो है इसका गिफ्ट के का नेचर नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंसेंटिव दिया जा रहा है और वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ पर दिया जा रहा है। सो वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, ठीक है, वो शेड्यूल 3 पैरा 1 में फॉल करेगा और यहाँ पर जो है नॉन सप्लाईज कहलाएगा। So it is not in the nature of gift and thus not covered under schedule 1 of the CGST. In fact, in the given case, the incentive is a part of salary and is directly linked to the sales target. ये एक part of salary है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था part of salary. So यहाँ पर जो है ये सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्लियर है, GST is not leviable. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कृष्णदेव इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया। Ramakrishna, brother of Krishnadev, is located in China and is also engaged in business of trading of goods. ठीक है, उसका भाई जो है वो चाइना में है। अब Krishnadev places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from the local market in China. उसने अपने भाई को बोला कि कुछ गुड्स जो है मुझे लोकल मार्केट में चाइना से मुझे चाहिए। Before the shipment of goods from China to India, Krishnadev sold the such goods to Cristiano, a trader located in Brazil. मतलब देखो, गुड्स वहां से चाइना से खरीदे और इंडिया में पहुंचे, उससे पहले ही गुड्स को कहां सेल कर दिया, ब्राजील, मिस्टर क्रिस्टियानो को यहां पर सेल कर दिए। द गुड्स वर सब्सिक्वेंटली शिप्ड फ्रॉम चाइना टू ब्राजील। कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णदेव एंड क्रिस्टियानो। अब देखो ये क्या हो रहा है, मर्चेंट ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन यहां पर दिया है, ठीक है। हमने नेगेटिव लिस्ट के अंदर क्या देखा था, कोई भी जो मैंने एक अपना खुद का एग्जांपल लिया था कि मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कोई गुड्स खरीदा था जापान से और उसको मैंने सीधा चाइना में सेल कर दिया विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा, जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसा ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर क्या हो रहा है, कृष्णदेव जो ट्रेडर है वो यहाँ पर चाइना से गुड्स को खरीद रहा है और ब्राजील में सेल कर रहा है विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। सो मर्चेंट ट्रेडिंग है, नॉन सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। सो द ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णदेव और क्रिस्टियानो इज इन द नेचर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग। अब देखो ये मर्चेंट ट्रेडिंग है, शेड्यूल 3 का आपको रेफरेंस देना है, उसके बाद जो एंट्री है वो एंट्री आपको यहाँ पर लिख देना है। Transactions involving supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India shall not be treated as supply under GST. Therefore, the transaction between Krishnadev and Cristiano shall not be treated as supply. ये supply नहीं माना जाएगा और ये taxable नहीं होगा। क्लियर है? आपको एंट्री भी मैं चाहे तो दिखा देता हूं एक बार। ये देखो मर्चेंट ट्रेडिंग वाला पैरा 7 यहाँ पर शेड्यूल 3 का बात करता है मर्चेंट ट्रेडिंग से, सो आपको वही यहाँ पर कोट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मिस्टर जोम्बी, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना, प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना, चाइना से गुड्स खरीदे हैं एंड डायरेक्टली सप्लाइड द सेम टू अ कस्टमर इन यूएस with reference to the provisions of GST law. Examine whether the said activity of supply of goods by Mr. Zombie to customer in US is taxable. क्या ये taxable होगी? If yes, determine the place of supply. अब देखो हमने मर्चेंट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जहां पर गुड्स चाइना से जो है खरीदे जा रहे हैं और डायरेक्टली सप्लाई किए जा रहे हैं यूएस में, तो ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा, शेड्यूल 3 में फॉल करेगा, तो ये सप्लाई ही नहीं है। अब चूंकि सप्लाई ही नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात आती ही नहीं है, क्लियर है। तो वही शेड्यूल 3 का रेफरेंस देना है। एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी स्पेसिफाइज एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन व्हिच शैल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जो भी शेड्यूल 3 का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ये लाइन हमेशा लिख दो, शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी व्हिच शैल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये लाइन आपको लिखना है शेड्यूल 3 के कोई भी क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वन ऑफ सच एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। ठीक है, सो मर्चेंट ट्रेडिंग वाला आपको जो ये पॉइंट है, ये वाला पूरा जो है एंट्री आपको लिख देना है। Next, thus it seeks to exclude from the tax net such transaction which involves movement of goods caused by a registered person from one non-taxable territory to another non-taxable territory. तो ये सप्लाई नहीं है, नॉट अ सप्लाई, और टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है। और चूंकि सप्लाई ही नहीं तो प्लेस ऑफ सप्लाई का यहाँ पर अराइज ही नहीं होता है, समझा आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगर आपने रिवीजन वीडियोस भी अच्छे से देखे ना तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेंडर लोकेटेड इन इटली। ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मोहनदास इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल वाज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। भैया उसका क्या हुआ,
फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो गुड्स को क्लियर नहीं करवा पा रहा है। अब मोहनदास इंटरनेशनल ने क्या किया, सोल्ड द गुड्स टू राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल। क्या किया है, एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स व्हाइल द गुड्स वर इन हाई सी सेल। अब देखो ये हाई सी सेल का ट्रांजेक्शन हमने पैरा 8A जो हमने देखा था, ये देखो ये 8B सॉरी, हाई सी सेल वाला, यहां पर जो है यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सो The agreement for further the agreement further provides that Mohandas International shall purchase back the goods in future from Radhakrishna Export House। मतलब इसने क्या बोला है कि अभी तो मैं आपको सेल कर रहा हूं पर जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपसे वापस से वो गुड्स को खरीदूंगा। ठीक है, सो आपको जो है टैक्सेबिलिटी बताना है। अब देखो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। पहला क्या है, जहां पर एंडोर्समेंट किया जा रहा है टाइटल का वाइल द गुड्स वर इन हाई सी सेल। ठीक है, अगर हाई सी सेल है तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, और अब जो एग्रीमेंट जो बोल रहा है कि फ्यूचर में मैं ये गुड्स आपसे खरीदूंगा, वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है और वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सो आपको वही शेड्यूल 3 का रेफरेंस देना है। हाई सी सेल ट्रांजेक्शन है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या कर रहे हैं, एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। दो चीजें आपको अच्छे से लिखना है। पहला, गुड्स कहां है, गुड्स निकल चुके हैं फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन से बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, मतलब इंडिया में क्लियर नहीं किया है, वहां से निकल गए, जो बीच में जो है हाई सी सेल के अंदर जो है तब गुड्स का जो है टाइटल एंडोर्स किया गया है। ठीक है, सो ये यहां पर कवर नहीं होगा, shall not be considered as supply under GST. Thus, the sale of goods by Mohandas International to Radhakrishna Export House in high C sale shall not be liable to GST. क्लियर है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी जो है इंक्लूडिंग आईजीएसटी शेल बी लेविड बाय राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस। अब राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस ने वो गुड्स को खरीद लिया है, अब वो जब भी गुड्स को क्लियर करवाएंगे, जब भी क्लियर करा के होम कंजम्पशन के लिए लेकर के जाएंगे, तब उनको एप्लीकेबल यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा और आईजीएसटी उसके साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, in case goods are sold back by Radhakrishna Export House to Mohandas International at a subsequent point in time, the same shall be treated as normal domestic sale। जब बाद में अगर वापस से उसने खरीदा तो नॉर्मल यहाँ पर डोमेस्टिक सेल बताया जाएगा और उस पर जो है एप्लीकेबल जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पर देखो ये सारे क्वेश्चंस जो थे हमारे नेगेटिव लिस्ट से यहाँ पर कवर किए गए थे। हाई सी सेल का क्वेश्चन है, इनबाउंड सेल्स, मर्चेंट ट्रेडिंग हो गया, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, सत्यमेव प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5000 कॉपीज ऑफ बुक्स ऑन योगा एंड मेडिटेशन। 5000 कॉपीज जो है बुक्स का प्रिंट करवा रहे हैं। Authored by a well-known yoga guru, the content of the book is to be provided by yoga guru to Satyamev printer. It has agreed that Satyamev printer will use its own paper. जो प्रिंटिंग वाला है वो खुद का पेपर यूज करेगा टू प्रिंट द सेड बुक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स। कौन सा रेट लगेगा वो हमारे को बताना है। अब रेट क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो प्रिंटिंग सर्विसेज पे यहाँ पर रेट दिया है 18% का, वेयर एज पेपर जो यूज किए जा रहे हैं, सप्लाई ऑफ पेपर यूज्ड इन प्रिंटिंग द बुक्स, यहाँ पर 12% का रेट दिया है। सर्कुलर हमने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने एग्जांपल देके बताया था कि अगर मेरे को ये बुक प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपना बुक यहाँ पर दे रहा हूँ, कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रिंटिंग वाला क्या कर रहा है, वो खुद का पेपर भी यूज कर रहा है और फिर मुझे बुक जो है बना करके दे रहा है। तो आपको देखना है कि इसमें प्री डोमिनेंट एलिमेंट क्या है, ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, सर्कुलर क्या बोलता है, कंपोजिट सप्लाई है, और आप चेक करोगे उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। बुक के केस में क्या होता है, कंटेंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, बुक का वैल्यू क्या होता है, जो कंटेंट उस पर लिखा है उसका वैल्यू है, पेपर का वैल्यू थोड़ी ना है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंटिंग सर्विसेज जो है यहाँ पर प्री डोमिनेंट एलिमेंट रखता है। ठीक है, सो वही यहाँ पर दिया हुआ है। देखो सबसे पहले आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, पहले आपको कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करना है। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, उसके बाद जो है आपको प्रिंसिपल सप्लाई को डिफाइन करना है, उसके बाद सर्कुलर क्या बोलता है वो लिखना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन पे आना रहेगा। सो सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies। क्या है, two or more taxable supplies है of goods or service or both or any combination thereof which are naturally bundled। composite supply क्या होता है, naturally bundled होती है and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business and one of which is a principal supply। दो प्रोडक्ट्स में एक जो सप्लाई होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है। ठीक है, और रेट कौन सा लगता है कंपोजिट सप्लाई के केस में, जो प्रिंसिपल सप्लाई का होता है वही रेट यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर सर्कुलर बता दिया। सर्कुलर बोलता है कि सप्लाई ऑफ बुक्स है या पेम्पलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, एनवेलप्स, एनुअल रिपोर्ट, लीफलेट्स, कार्टून बॉक्सेस एक्सेट्रा प्रिंटेड विद लोगो
डिजाइन नेम एड्रेस और अदर कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स आर कंपोजिट सप्लाई। ये एक तरह की कंपोजिट सप्लाई है। अब आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पर दिखना है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में रेट किसका लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है। तो देखो कंपोजिट सप्लाई कंस्टिट्यूट टू और मोर सप्लाईज वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता है वही यहाँ पर ट्रीट किया जाता है दूसरी सप्लाई का भी। अब प्रिंसिपल सप्लाई को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply is a ancillary supply। अब सर्कुलर ने फर्दर क्लैरिफाई क्या किया कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स जो है वो यहाँ पर जो है प्रिंटिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई है, तो सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग आपको लेना है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो प्रिंटिंग सर्विसेज पे रेट कौन सा है, देखो प्रिंटिंग सर्विसेज पे रेट दिया हुआ है 18%। सो आपको जो है 18% का रेट यहाँ पर लगाना है। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स बाय सत्यमेव प्रिंटर इज अ कंपोजिट सप्लाई है, जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज। दस द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल देयर ऑन इज सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज पे कितना है, 18% का रेट है। क्लियर है, आपको समझा है। देखो सर्कुलर में आपको बता देता हूँ, ये हमने कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन देखा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल सप्लाई का आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद आपको जो है ये पॉइंट लिखना है कि भैया रेट कौन सा लगेगा, रेट जो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ही यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो है आप सर्कुलर का रेफरेंस दे सकते हो, ये पहला सर्कुलर हमने देखा था, इसमें दो पॉइंट्स देखे थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जहां पर जो है आपका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, बुक्स है या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। लेकिन दूसरा केस हमने क्या देखा था, जहां पर आप कोई प्रिंटेड बॉक्स हो गया, डोमिनो का एग्जांपल दिया था मैंने कि जो है बॉक्सेस के ऊपर वो अपना लोगो बनवाते हैं, या फिर टिश्यूज हो गए, नेपकिन हो गए, है ना, जो होटल्स अपना नाम लिखवाती है, उस केस में प्री डोमिनेंट एलिमेंट क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा और गुड्स का रेट यहाँ पर लगाया जाएगा। क्लियर है, तो आपको ये दोनों केस क्लियर होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, प्री डोमिनेंट एलिमेंट क्या है। अब बुक्स के केस में हमेशा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या होता है, कंटेंट होता है, इसलिए वो सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा और उसका ही रेट यहाँ पर लगाया जाएगा। क्लियर है, ये सर्कुलर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अग्रवाल करियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक है, जीटीएस सर्विसेज दे रहा है, रोड से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एज पर द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस Agrawal careers also provide intermediary and ancillary services like loading हो गया, unloading, packing, unpacking, transshipment and temporary warehousing in relation to the transportation of goods। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, जो भी गुड्स को ले जा रहा है वही यहाँ पर लोड कराएगा, अनलोड करवाएगा, है ना, उसका पैकिंग वगैरह करना, वो सारी चीजें उसी के ऊपर रहती है। सो जीटीएस सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही है। तो आपको क्या बताना है कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एनालाइज वेदर सच सर्विसेज आर टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द जीटीएस सर्विस बीइंग अ कंपोजिट सप्लाई और अ सेपरेट सप्लाई। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है या सेपरेट सप्लाई है। तो देखो कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन हमने क्या देखा, सप्लाई होना चाहिए टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज का, मेड इन द टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है और नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, नेचुरली बंडल होते हैं और उनमें से एक सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है। ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जीटीए जो है ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है और साथ में वो लोडिंग अनलोडिंग का सर्विस भी दे रहा है। तो ये कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करता है, ये नेचुरली बंडल्ड है। और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे जो ट्रीटमेंट रहेगा वही यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग पे भी रहेगा। क्लियर है, तो आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, डेफिनेशन दे दिया। उसके बाद मिक्स सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई में क्या होता है, टू और मोर सप्लाईज होती हैं जहां पर सिंगल प्राइस चार्ज किया जाता है और नॉट नेचुरली बंडल्ड होता है, नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है। सिंगल प्राइस के लिए दो से या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो दोनों का आपको डेफिनेशन देना है। ठीक है, डेफिनेशन आपने दे दिया। मिक्स सप्लाई के केस में सिंगल प्राइस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मिक्स सप्लाई के केस में क्या है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है और सिंगल प्राइस के लिए। और कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या है कि टैक्सेबल टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है। ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड लिखना जरूरी है और वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, दोनों में से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एफएक्यूज में इसको क्लियर किया गया है कि ये भी एक तरह का कंपोजिट सप्लाई ही है और यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, वही रेट यहाँ पर लगेगा। सो आंसर देखते हैं। द वेरियस इंटरमीडिएरी एंड एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए आर नॉट प्रोवाइडेड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विसेज। ये कोई भी इंडिपेंडेंटली नहीं प्रोवाइड की जा रही है,
ये उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। बट एज एन एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सर्विसेज नेमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, द इनवॉइस इशूड बाय द जीटीए फॉर प्रोवाइडिंग द सेड सर्विसेज इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड एंसिलरी सर्विसेज। अब देखो, जब भी जीटीए इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें वो वैल्यू भी इंक्लूड करता है भैया, कि जो भी लेबर लगा है, जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का या लोड करने का, अनलोड करने का, वो सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। So in view of this, if any intermediary or ancillary services is provided in relation to transportation of goods by road, and charges of any for such services are included in the invoice, include किए गए invoice में, issued by the Agrawal carriers, such services would form part of GTA service and thus will be a composite supply. ये क्या कहलाएगी? Composite supply कहलाएगी और not a mixed supply, even though a single price is charged, ठीक है। composite supply है, naturally bundled है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier, supplies the following goods or services for construction of building and complexes. कौन कौन सी चीजें हैं? पहला दिया है एक्सक्वेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर आवर रेट, जो जेसीबीज वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पर जो है पर आवर रेट के हिसाब से लिया है। दूसरा, मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सक्वेटर एट अ पर डे रेट, उसका जो ऑपरेटर रहेगा, जो उस जेसीबी को चलाएगा, वो भी यहाँ पर आता है पर डे की रेट के हिसाब से। और थर्ड क्या है? सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्युएशन एट पर सैंपल रेट, ठीक है, जितना सैंपल लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर रेट है। The एक्सक्वेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विद द ऑपरेटर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ऑपरेटर जो है वो एक्सक्वेटर के साथ में ही आया था, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है, दोनों साथ में यहाँ पर आते हैं। सिमिलरली एक्सक्वेटर ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सक्वेटर इज अहेड आउट। अगर जैसे भी आपने हायर किया है तो ही आप ऑपरेटर भी लाओगे, सिर्फ ऑपरेटर को तो लाओगे नहीं, है ना। सो दोनों साथ में ही यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। फॉर अ गिवन मंथ द रिसीट्स एक्सक्लूसिव जीएसटी ऑफ शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड आर एस फॉलोस। क्या क्या रिसीट हुए? तो देखो, हायर चार्जेस फॉर एक्सक्वेटर 18 लाख रुपीस यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सक्वेटर 20,000 रुपीज, और सर्विसेज चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्युएशन एट 3 साइट्स रुपीज 2,50,000। क्लियर है? तीनों का यहाँ पर अमाउंट दिया है। आपको जीएसटी पेएबल निकालना है। क्या करना है? जीएसटी पेएबल। कंप्यूट द जीएसटी पेएबल फॉर द गिवन मंथ। अज्यूम द रेट कितना दिया है? हायरिंग आउट ऑफ एक्सक्वेटर पे 12% दिया है, और सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज एंड सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक इवेल्युएशन पे 18% दिया। दो रेट्स यहाँ पर दिए। आपको सिंपल कंपोजिट सप्लाई का केस है, जो फर्स्ट दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट दो ट्रांजेक्शन पे सेम रेट लगेगा जो उसका प्रिंसिपल सप्लाई पे लग रहा है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? कि आपने एक्सक्वेटर को हायर किया है, तो इस पर जो रेट लग रहा है, जो 18 लाख पे जो रेट लगेगा, वही यहाँ पर जो है आपका ऑपरेटर के उस पर भी रेट लग जाएगा सेम। और इस पे रेट कितना दिया हुआ है? 12%। सो प्रिंसिपल सप्लाई की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सो दोनों में 12% का रेट लगेगा, और जो सॉइल टेस्टिंग आपने किया है उस पर 18% का रेट लग जाएगा। क्लियर है? सो आपने हायर किया 18 लाख रुपीज और 20,000 रुपीज, ये दोनों पे 12% रेट लगेगा, और सॉइल टेस्टिंग जो किया है उस पर जो है आपको 18% का रेट लगाना है। ऐसा करोगे आपका टोटल जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करना है, और आपको सेक्शन यहाँ पर लिखना है 8A, ठीक है। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 8A आपको लिखना है। कंपोजिट सप्लाई को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता है वही हम यहाँ पर लेते हैं। क्लियर है? सो इस तरह से जो है आपको दोनों यहाँ पर पॉइंट लिख देना है। कंपोजिट सप्लाई का और रेट जो है 12% का लगेगा। क्लियर है? और दूसरे केस में वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द हायर आउट ऑफ एक्सक्वेटर्स, और उस केस में जो है रेट इसी का लगेगा 18% का। क्लियर है? आई होप ये समझा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेस काजल, a registered supplier of जयपुर राजस्थान has made the following supplies in the month of January। ठीक है, काजल ने जो है काफी सारी सप्लाईज यहाँ पर किया है। देखते हैं वन बाय वन। तो समझ रहा है ना, क्वेश्चन सारे मैनेजेबल है। अभी तक सारे क्वेश्चंस मैनेजेबल थे। अब देखते हैं अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर जो मिसेस काजल है वो जयपुर की है, राजस्थान में। ठीक है, अब उसने कुछ सप्लाईज यहाँ पर किया है। वन बाय वन देखते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, उसके बाद जो है रेट्स दिए हुए हैं, और हमारे को क्या करना है? फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी। जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी लगता है, ऑफ मिसेस काजल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ का आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या बोला है? सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलोंग विद लैपटॉप टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर रुपीज 55,000।
अब देखो क्या किया है, लैपटॉप बैग यहाँ पर सप्लाई किया अलॉन्ग विद लैपटॉप। ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप का सप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पर 55,000 रुपीज में सेल किया है। कितना, किसको किया है, मुंबई में एक कस्टमर है जो मुंबई में। हम कहां पर है, जयपुर राजस्थान में। मुंबई में क्या है, तो वो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लगेगा। रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप, ठीक है। सो लैपटॉप और लैपटॉप बैग दो यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हमारे को रेट किसका लेना है, लैपटॉप का। सो आईजीएसटी 18% यहां पर लग जाएगा। क्लियर है। सो 55,000 पे आपको 18% लगाना है, 9,900, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और नोट क्या लिखना है कि ये एक तरह की कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि नेचुरली बंडल है, लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग दोनों ही नेचुरली बंडल है। और इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगाया जाएगा, इसलिए 18% लगेगा। दूसरा पॉइंट आपका होगा कि ट्रांजेक्शन जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि मिसेस काजल जो है वो जयपुर राजस्थान की है और सप्लाई जो किया है कस्टमर जो है वो मुंबई में है। तो इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए आईजीएसटी लगेगा। तो ये दो नोट आपको यहाँ पर देने रहेंगे। तो 55,000 हो गया, 9,900। अब आपने लिखा क्या कि नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलोंग विद लैपटॉप इज अ कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई के केस में सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई माना जाता है। नेक्स्ट 18% की रेट से जो है आईजीएसटी यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स at ₹50 each amounting to ₹5 lakh exclusive of GST to राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। अब सप्लाई कहां हो रही है, राजस्थान में हो रही है। हम कहां पर हैं, हम भी राजस्थान में ही है। तो ट्रांजैक्शन तो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यहां पर लगेगा। अब ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप एंड 1 हेयर कॉम। सो 3 प्रोडक्ट यहां पर दिए जा रहे हैं। तीनों ही क्या नेचुरली बंडल्ड है क्या, नहीं, तीनों ही अलग अलग प्रोडक्ट्स है, लेकिन साथ में किट बना करके दिया जा रहा है फॉर अ सिंगल प्राइस। प्राइस कितना है, 50 रुपए का हर एक किट दिया जा रहा है। सो क्या ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है क्या, नहीं, ये सप्लाई क्या है, मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। हम डेफिनेशन यहाँ पर देख चुके हैं। मिक्स सप्लाई क्या होता है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई होते हैं सिंगल प्राइस के लिए। तो यहाँ पर जो है मिक्स सप्लाई के केस में रेट कौन सा लगता है, जो हाईएस्ट रेट होता है, ठीक है। ये देखो, जो हाईएस्ट रेट यहाँ पर लगाया जाएगा। सो हमारे को देखना है कि तीनों पे रेट कौन सा है, अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीज। अब ट्रांजेक्शन कौन सा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। रेट देखना है, तो देखो हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड हेयर कॉम, तीनों में से हाईएस्ट कितना है। सो ये 14% यहाँ पर, 28% यहाँ पर लग जाएगा। जो ब्यूटी शॉप का जो रेट है वो यहाँ पर लगेगा। अब 5 लाख रुपीज पे आपको लगाना है रेट 14% के रेट से, ठीक है। साथ में देखो यहाँ पर एक पॉइंट और एडिशनल दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑफ ₹6,400, interest of ₹6,400 inclusive of GST was collected by Mrs. Kajal in January from Ram Fancy Store। राम फैंसी स्टोर यही है जिसको हमने सामान बेचा है, ठीक है। सो राम फैंसी स्टोर से यहाँ पर इंटरेस्ट लिया गया है, और 6,400 जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। अब चूंकि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो आपको यहाँ पर उसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कर देना है। एंड पेमेंट रिसीव विद द डिले ऑफ 30 डेज। अब देखो, जब भी पेमेंट, डिलेड पेमेंट आपको रिसीव होता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने देखा है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बात करता है इंक्लूजन्स की। उसके अंदर डी क्लॉज जो है वो बात करता है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जब भी कंसिडरेशन आपको डिले में रिसीव होता है, तो वो भी आपका वैल्यू का पार्ट बनता है और वो भी इंक्लूड किया जाएगा। सो 6,400 भी इंक्लूड होगा। अब उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब वो रिसीव होता है, ठीक है। यहां पर रिसीव हुआ है उसी मंथ में, आपको इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। सो 6,400 है, उसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैसे करोगे, रेट कौन सा लेना है। तो देखो, जो यहाँ पर प्रिंसिपल जो सप्लाई है, हमने ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है इसमें 3 प्रोडक्ट्स थे, और तीनों प्रोडक्ट्स में से हमने रेट कौन सा लिया था, जो हाईएस्ट रेट था, ठीक है, 28%। तो 28% के हिसाब से इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। सो सिंपल, आपको क्या करना है, $6,400 डिवाइड बाय 128 इंटू 100, ये आप करोगे। सो 5,000 ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। सो 5,000 जो है आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, और प्राइस कितना था, तो देखो प्राइस यहाँ पर 5 लाख रुपीज दिया है। सो 5 लाख भी आपको इंक्लूड कर लेना है। सो 5 लाख भी इंक्लूड हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 5,05,000, ठीक है। इस पे रेट कितना लगेगा, तो सीजीएसटी आपको लगाना है
एट द रेट ऑफ 14%, और सेम एसजीएसटी जो है 14% की रेट से। ठीक है, सो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर करना है। देखते हैं, देखो सप्लाई ऑफ किट टू राम फैंसी स्टोर, इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट रेट लगेगा। सो आपको देखना है रेट कौन सा है, हाईएस्ट 14% ईच विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है 6400 का, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट एज कलेक्टेड फ्रॉम राम फैंसी स्टोर विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या होगा, वो इंक्लूड होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में यहाँ पर इंक्लूजन्स में दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना लेना है, तो देखो 5 लाख रुपीस हो गया, प्लस 6400 को यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 है, तो ये आपका आ जाएगा 5,05,000। अब इसको जो है 14% की रेट से आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा देना है। क्यों, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो है राजस्थान में ही है, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये क्या बोलता है, 100 किट्स आर गिवन एज फ्री। फ्री का नाम सुनते ही तो शेड्यूल 1 में पहुंच जाना है कि क्या शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा है क्या, क्योंकि फ्री है मतलब कंसिडरेशन नहीं है, नहीं है तो वो सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, अगर शेड्यूल 1 में है तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। अब 100 किट्स दिए फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर्स, कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट दिए ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल्स बर्थडे, बर्थडे पे यहाँ पर फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है 35 रुपीज का एक है, ओपन मार्केट पे ले दिया है। अब देखो, अगर किसी रिलेटेड पर्सन को दिया जाता फ्री में, तो वो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल हो जाता और उस पर जीएसटी लगता। अब वैल्यू क्या लेते, तो वैल्यू के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल दिया हुआ है, रूल नंबर 28, जो बताता है कि अगर आपने सप्लाई किया किसी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह सारी चीजें दी हुई है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है। यहाँ पर किसको दिया गया है, अनरिलेटेड कस्टमर, जयपुर के जो कस्टमर्स है उनको दिया गया है और फ्री में दिया हुआ है, तो ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फ्री गिफ्ट टू कस्टमर है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 एज द गिफ्ट्स आर गिवन टू अनरिलेटेड कस्टमर्स विदाउट कंसिडरेशन। अनरिलेटेड है कस्टमर्स और विदाउट कंसिडरेशन है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, वापस से फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट देखते ही शेड्यूल 1 में पहुंच जाओ। ठीक है, टू हर ब्रदर, ब्रदर को दिया है फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन इन इंदौर मध्य प्रदेश, cost of providing said services is rupees 80,000, but the open market value of such services and of services of like kind and quality is not available। अब देखो ब्रदर को दिया है, लेकिन ब्रदर डिपेंडेंट नहीं, क्या कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है, तो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, सप्लाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, अनरिलेटेड कस्टमर को दिया जा रहा है, सो यहाँ पर नील हो जाएगा आपका आंसर। cannot be considered as supply under section 7 read with schedule 1 as the services are provided to unrelated person without consideration। अनरिलेटेड पर्सन को दिया है और विदाउट कंसिडरेशन दिया है। क्लियर है, चलो सर अभी तक तो सारी चीजें समझ आ रही है। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, 1400 chairs and 100 coolers hired out to फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान फॉर रुपीज 3,30,000। अब देखो राजस्थान में ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम भी राजस्थान के ही हैं, तो सप्लाई तो इंट्रा स्टेट है। क्लियर है, अब एक्सक्लूसिव जीएसटी 3,30,000 में हायर आउट पे दी है। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कूलर फ्रॉम मिसेस काजल्स गोडाउन एट जयपुर टू फंक्शन गार्डन अजमेर, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड किया है इसमें। नेक्स्ट, Mrs. Kajal has paid the cost of transportation of chairs and cooler to an unregistered goods transport agency। GTA का सर्विस यहाँ पर लिया है और 20 रुपीज यहाँ पर पे किया है ईच चेयर एंड ईच कूलर पे, एंड इन टर्न हैज चार्ज 20 रुपीज ओनली फॉर ईच चेयर एंड ईच कूलर फ्रॉम द फंक्शन गार्डन। अब देखो मिसेस काजल क्या कर रही है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो जीटीए सर्विसेज का यहाँ पर अवेल कर रही है और गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है। चार्जेस कितना है, तो देखो सामने भी 20 रुपीज ही दे रही है और कस्टमर से जो है, जो फंक्शन गार्डन अजमेर में है, वहां से भी 20 रुपीज ही यहाँ पर ले रही है। ठीक है, 20 रुपीज ऑन ईच चेयर एंड कूलर। अब कितने चेयर्स एंड कूलर है, तो देखो 1400 यहाँ पर चेयर्स एंड 100 कूलर्स है, टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो जाएगा 1500। ठीक है, सो 1400 चेयर्स हो गई, 100 कूलर्स हो गए, 1500 हमारा हो गया। 20 रुपीज यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज। क्लियर है, अब दो चीजें हो रही, पहला आपने कस्टमर से जब चार्ज कर रही है, जब खुद भी सर्विसेज दे रही है, तो काजल तो जीटीए नहीं है, तो
वो क्या हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पशन के अंदर हमने देखा है कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। दो एक्सेप्शंस थे, पहला कुरियर एजेंसी और दूसरा यहाँ पर जीटीए सर्विसेज का। मैं आपको एक बार एग्जाम्पशन भी भले दिखा देता हूं। ये देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, बाय रोड अगर ले जा रहे हो, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड कुरियर एजेंसी, तो वो एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, मिसेस काजल जो जीटीए का सर्विस दे रही है वो तो एग्जेम्प्ट है। अब जो सर्विसेज वो अवेल कर रही है जीटीए का, वो यहां पर जो है आरसीएम के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है। सो हमारा आंसर क्या होगा, देखो 3,30,000 रुपीज यहां पर है। अब यहां पर जो है रेट लगेगा जो हायरिंग किया है, जो प्रिंसिपल सप्लाई। अब यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, देखो दो चीजें हो रही है, एक तो रेंट पे दे रहे, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, साथ में दिया जा रहा है, सो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। इवन दो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल सप्लाई वो तो टैक्सेबल है, तो यहां पर जो है प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा और 6% के हिसाब से आपको यहां पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है। So देखो, since Mrs. Kajal is not a GTA, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर आर एग्जाम्प्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन सिंस द चेयर्स एंड कूलर्स आर हायर्ड आउट अलोंग विद देयर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई है जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हायरिंग पे देना। ठीक है, सो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इज हायरिंग आउट ऑफ चेयर्स एंड कूलर। इट इज एन ऑल्सो एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई है क्योंकि दोनों ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर ही है। क्लियर है। सो इस केस में हमारे को जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है विल आल्सो बी टैक्स्ड, इवन दो एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो प्रिंसिपल सप्लाई तो टैक्सेबल है, तो यहाँ पर टैक्स लग जाएगा और रेट कौन सी लगेगी, 6% ईच के हिसाब से। सो 3,30,000 पे आपको 6% के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट, जो आपने जीटीए सर्विसेज अवेल की है उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सो 30,000 रुपीज जो है आपने यहाँ पर जीटीए सर्विसेज लिया है उस पर यहाँ पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। रेट कौन सा लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे 5%, ये देखो 2.5% एंड 2.5%, ये रेट यहाँ पर लग जाएगा और आरसीएम के अंदर यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जीटीए जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज availed is payable under reverse charge mechanism since GST is payable at the rate of 5%. Being an intra-state supply, तो 2.5% आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, 30,000 रुपीज के ऊपर। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि सर हमने यहां पर जब डेफिनेशन देखा था कंपोजिट सप्लाई का, तो कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन क्या बोलता है कि टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, और वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये चीज पर ध्यान देना कि टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज की बात हुई है। अब यहां पर क्या था, एक सर्विसेज है जो टैक्सेबल है, ठीक है, आपने जो हायरिंग आउट दिया कूलर्स का, चेयर्स का, वो तो टैक्सेबल है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है जो साथ में उसके है वो तो एग्जेम्प्ट है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है, तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है ये दोनों उस अजम्पशन पे किया कि भैया दोनों जो है यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई माने जाएंगे। अगर आप दूसरा व्यू ले रहे हो जब उसमें कंपोजिट सप्लाई नहीं मान रहे हो, तो आपको यहाँ पर देखो नोट दिया हुआ है कि अगर आप उसको कंपोजिट सप्लाई नहीं मानते हो तो वो दोनों ही इंडिविजुअल सप्लाईज कहलाएगी। ठीक है, सो कंपोजिट सप्लाई मीन सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। अब सिंस इन पॉइंट 5 सर्विसेज ऑफ हायरिंग आउट ऑफ चेयर्स एंड कूलर इज टैक्सेबल व्हाइल द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट है और हायरिंग आउट वाला जो है टैक्सेबल है। सो आप जो है इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू टेक अ व्यू दैट दिस इज नॉट अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अगर आप उसको कंपोजिट सप्लाई नहीं मानते हो उस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विसेज एंड टैक्स विल बी लेविड अकॉर्डिंगली। क्लियर है। सो आई होप आपको समझा है सारी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टोटल कर देना, तो आपका टोटल जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको जो है एक बार खुद से भी राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो आपको जो है अच्छा ग्रिप बैठ जाएगा। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में यहाँ पर पूछा गया था। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन काफी सिमिलर टर्म्स में है। ठीक है, दीक्षा इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग अ बुकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहां पर है, देखो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहां पर है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा उसमें देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस भी थे, आरसीएम के प्रोविजंस भी थे। ठीक है, सो 2-3 चैप्टर को मिला करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें भी ऐसा ही है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आपको लोकेशन होना जरूरी है। सो दीक्षा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। शी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द सप्लाईज मेड बाय हर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, कौन कौन सी सप्लाईज है, देखो यहाँ पर अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उसके बाद रेट दिया हुआ है। हमें क्या करना है जो बता दो। From the above information, examine each of the above supplies made by Diksha for the month of July and determine the rate of GST applicable. कितना रेट लगेगा हमें सिर्फ वही बता। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना।
रिक्वायरमेंट पार्ट जब भी आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या लिखना है, कितना लिखना है। अब पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलोंग विद लैपटॉप बैग टू अ कस्टमर इन मुंबई। मुंबई के कस्टमर को यहाँ पर लैपटॉप दिया जा रहा है अलोंग विद लैपटॉप बैग। कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप, तो लैपटॉप का रेट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, सो आपको 18% यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है, कंपोजिट सप्लाई है, आपको लिख देना नेचुरली बंडल्ड है। सप्लाई ऑफ लैपटॉप जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उस हिसाब से उसी का रेट यहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट 50 ईच टू रिद्धि स्टोर्स इन कोटा राजस्थान। ठीक है, किट बना के दे रहे हैं 50 रुपए का एक। क्या क्या चीजें उसमें है, 1 हेयर ऑयल है, 1 ब्यूटी सोप है, 1 हेयर कॉम्ब है। ठीक है, 5 लाख रुपीज में। ये क्या ट्रांजेक्शन है, ये मिक्स्ड सप्लाई है। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस यहाँ पर दी जाती है। प्राइस सिंगल है 5 लाख रुपीज का। रेट कौन सा लगेगा, हाईएस्ट रेट। सो तीनों प्रोडक्ट्स में आपको देखना है कि हाईएस्ट रेट कौन सा है, तो 28% यहाँ पर आपका लग जाएगा। ठीक है, सो 28% आपको यहाँ पर लगा देना है, और इट इज अ मिक्स सप्लाई और हाईएस्ट टैक्स रेट यहाँ पर लगाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1000 किट्स आर गिवन फ्री। फ्री देखते ही शेड्यूल 1 में पहुंच जाओ। टू मुंबई कस्टमर्स ऑल अनरिलेटेड है, ऑन द ओकेजन ऑफ दीक्षास बर्थडे। बर्थडे पे दिया है, फ्री में है, तो सप्लाई ही नहीं है, टैक्स लगेगा ही नहीं, नील आ जाएगा। ठीक है, नॉट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 एज द गिफ्ट्स आर गिवन टू अनरिलेटेड कस्टमर विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर है। काफी जो भी ट्रांजेक्शन दिए हुए ना वो सिमिलर है एज टू प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखे वैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही फ्री आया वापस से शेड्यूल 1 में पहुंच जाओ। टू हर ब्रदर, ब्रदर को दिया है, ब्रदर क्या डिपेंडेंट है क्या, आगे देखो, होनली डिपेंडेंट ऑन द, ओनली डिपेंडेंट ऑन हर, मतलब डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो वो फैमिली का पार्ट बन जाएगा। फैमिली का पार्ट बन जाएगा तो वो यहाँ पर शेड्यूल 1 में फॉल करेगा और सप्लाई मान लिया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सेट सर्विसेज इज 80,000। 80,000 पे जो है यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सो रेट कौन सा लगेगा, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है तो 5% की रेट यहाँ पर लग जाएगी। क्लियर है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एज द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अ रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, फैमिली में वो आता है। क्लियर है, तो 5% की रेट यहाँ पर लग जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया, 300 चेयर्स एंड 20 कूलर्स हायर्ड आउट टू कृष्णा गार्डन अजमेर राजस्थान। ठीक है, वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चेयर्स एंड कूलर्स फॉर दीक्षा गोडाउन एट मुंबई टू कृष्णा गार्डन अजमेर। यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो है अमाउंट दिया हुआ है 48,000 का। सो ये क्या हो रहा है, ये भी एक कंपोजिट सप्लाई है। तो आपको देखना प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई है इसमें सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स। सो 12% की रेट यहाँ पर आपकी लग जाएगी। ठीक है, इवन तो ट्रांसपोर्टेशन साथ में ही दिया जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का रेट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है। सो रेट क्या हो जाएगा आपका, 12% का। ठीक है, सिंस दीक्षा इज नॉट अ जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो एग्जम्प्ट है, लेकिन वो साथ में प्रोवाइड की जा रही है और इसके हायरिंग के साथ में। ठीक है, सो कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट यहाँ पर लग जाएगा एंड विल ऑल्सो बी टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू द रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स। उसके साथ हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में नोट देखा, अगर आप उसको ऐसा ट्रीट करते हो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो फिर वो टैक्सेबल होगी और अलग से आपको यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर है, वैसा ही यहाँ पर नोट दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। मंगेश एंटरप्राइजेस गोवा अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, दो यहाँ पर ट्रांजेक्शंस दिए हैं, उसके बाद रेट्स दिए हैं। हमें क्या निकालना है, तो देखो, विद द हेल्प ऑफ द अबव information examine each of the above supplies made by Mangesh Enterprises for the month of February and determine the rate and the amount of GST applicable। ठीक है, सो रेट निकालना है और अमाउंट निकालना है। ये एग्जाम में पूछा गया था 4 मार्क्स का। ठीक है, May 22 के अंदर। देखते हैं, सबसे पहला क्या दिया है, सप्लाई ऑफ गेस्ट हाउस अकोमोडेशन विद फैसिलिटीज ऑफ कूलिंग, हीटिंग, इंटरनेट एंड पार्किंग टू कस्टमर्स ऑन डेली रेंटल ऑफ रुपीज 1500। अब देखो, गेस्ट हाउस की सर्विसेज दी जा रही, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दूसरी सर्विसेज भी है साथ में ही है। ये क्या है, एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, अब मंगेश एंटरप्राइजेस हैज 20 गेस्ट सूट्स ड्यूरिंग द मंथ देयर वाज 50% ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी कितना है, तो देखो 50% यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रहता है। मंथ पर डे का रेंट कितना है, 1500। केटरिंग एंड फूड सर्विसेज वर सप्लाइड सेपरेटली टू दोज हु ऑप्टेड फॉर इट। जो फूड के लिए ऑप्ट करेगा उसी को खाना दिया जाएगा। कितना प्राइस है, 500 रुपीज पर डे ऑफ द ऑक्यूपेंसी। ठीक है, सो टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर केटरिंग एंड फूड सर्विसेज वाज रुपीज 70,000।
दो चीजें हो रही है। पहला क्या हो रहा है, गेस्ट हाउस अकोमोडेशन दिया जा रहा है और अकोमोडेशन के साथ काफी सारी सर्विसेज दी जा रही है ना, जैसे कूलिंग, हीटिंग, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजें नॉर्मली आपको मिलती है, आप कहीं भी रूम लेते हो तो। अब दूसरा सर्विस क्या है कि फूड भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन फूड के पास जो है आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ना ही ऑप्ट कर सकते हो। तो ये एक तरह की इंडिपेंडेंट सप्लाई है। इंडिपेंडेंट सप्लाई है तो जो इस पर रेट होगा वही लगेगा, ठीक है। अब पहला देखो, पहला सर्विस क्या है, जब अकोमोडेशन दिया जा रहा है। सो कितना है, पर डे का रेंट है 1500। हमारे को निकालना है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, पूरे फेब्रवरी महीने का निकालना। पर डे 1500 रुपीज ले रहे हैं और 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं और 20 गेस्ट सूट्स हैं इनके पास, ठीक है। सो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1500 रुपीज पर डे का लेता है, 20 गेस्ट सूट्स हैं इनके पास और जो है 50% ऑक्यूपेंसी पे चलते हैं। क्लियर है। और फेब्रुवरी मंथ में कितने दिन होता है, फेब्रुवरी 2022 28 दिन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सो ये अमाउंट आपको निकालना है और इसके ऊपर जो है 18% की रेट यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है रेंटिंग ऑफ गेस्ट हाउस सर्विसेज पे, ये देखो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है फूड के ऊपर अलग से रेट दिया हुआ है, पार्किंग के ऊपर भी अलग से रेट दिया है, लेकिन हमारे को जो है प्रिंसिपल सप्लाई का देखना है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेंटिंग ऑफ गेस्ट हाउस सर्विसेज। सो 18% की रेट ही यहाँ पर लगेगी। सो आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 15% इंटू 28, टोटल आता है 4,20,000। 4,20,000 रुपीज पे जो है आपको 18% लगाना है। तो ये कितना आ जाएगा, 75600, ठीक है। ये हमने 18% पूरे पे लगाया है, अगर इसको 99% करोगे तो ये इक्वली डिवाइड यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 37,800 ईच आ जाएगा। ये CGST, ये SGST। क्लियर है। सो अब देखो क्या दिया है, कंपोजिट सप्लाई है ऑफ रेंटिंग ऑफ गेस्ट हाउस, यहाँ पर 18% रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई लगेगा, ये थर्ड वाला पॉइंट। और उसके बाद जो है आंसर कितना आ रहा है, 75,600। 1500 को 20 सूट से मल्टीप्लाई किया, 50% ऑक्यूपेंसी पे जो है गेस्ट हाउस चल रहा है, 28 डेज होता है फेब्रुवरी में और 18% का रेट है, ठीक है। यहाँ पर कंबाइन करके दिया है, आप चाहो तो उसको अलग अलग भी यहाँ पर CGST एंड SGST अलग से भी यहाँ पर निकाल सकते हो। दूसरा, जो फूड सर्विसेज दी जा रही है, कितना पैसा है, 70,000। 70,000 पे फूड पे सर्विस रेट कितना लिखा है, फूड केटरिंग सर्विसेज 5% की रेट। सो 70,000 पे यहाँ पर 5% यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। सो 5% के हिसाब से 70,000 पे आपको लगा देना है, सेपरेट सप्लाई फॉर ऑफ केटरिंग एंड फूड सर्विसेज। क्लियर है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है, सप्लाइड मंथली एयर कंडीशनर मेंटेनेंस सर्विसेज। क्या कर रहे हैं, AC मेंटेनेंस सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, इंट्रा स्टेट है, टू अ सॉफ्टवेयर कंपनी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी फॉर 6 मंथ। 6 महीनों के लिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीनों तक सर्विस दे रहे हैं मेंटेनेंस की। तो ये क्या है, एक तरह का कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, कंटिन्यूसली सर्विसेज दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट, द सॉफ्टवेयर कंपनी इज लाइबल टू पे सर्विस चार्जेस ऑफ रुपीज 12,000। तो यहाँ पर सर्विस चार्जेस कितना मिलेगा, 12,000 रुपए फॉर द एंटायर पीरियड, प्लस प्लस क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एट एक्चुअल। मतलब अगर उसने कोई पार्ट्स नए डाले हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स डाला है, कोई रिप्लेस किया कोई पार्ट को, तो उसका जो भी प्राइस होगा वो एक्चुअल पे किया जाएगा, ठीक है। और ये पैसा जो है ओवर एंड अबाउट दैट 12,000 रुपीज है। टैक्सेस आर सेपरेट एंड पेबल इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट्यूट्स। मंगेश एंटरप्राइजेज येट टू रेज एन इनवॉइस, मतलब देखो अभी तक इनवॉइस रेज नहीं किया है, अभी तक इनवॉइस रेज नहीं किया है, ठीक है। तो दो द सर्विसेज was provided for February 2022, during the month the company has not provided any spares or replacement as part of maintenance services. Further, the concern has not received any amount towards above services. ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का लिंकिंग आपको चाहिए। सबसे पहले ये एक तरह की कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू होगा, तो 3 सिनेरियोज हमने देखे थे, ठीक है, जहां पर आपको जो है पेमेंट टर्म्स जो है प्री डिसाइडेड है, एसर्टेनेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसर्टेनेबल नहीं है, पैसा कब मिलेगा, ये 12,000 कब मिलेंगे, ऐसा कहीं भी एसर्टेनेबल नहीं है, ठीक है। सो देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर प्रोविजंस बता देता हूँ। ये देखो टाइम ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या होगा, आपको 3 सिनेरियोज होते हैं, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे केस में क्या है, एसर्टेनेबल नहीं है, नहीं है, तो ये सेकंड केस यहाँ पर एप्लीकेबल होगा।
वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसेटनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कब पैसा वो जो है मतलब ड्यू डेट क्या है पेमेंट का। ठीक है, तो उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है? द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम when the supplier of service receives the payment, जब पेमेंट रिसीव होगा तब इनवॉइस इशू होगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे प्रेजेंट केस में कोई पेमेंट रिसीव हुआ क्या? पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है और इनवॉइस यहाँ पर इशू भी नहीं हुआ है। ठीक है, सो रेट कौन सा लगेगा? तो देखो, रेट तो इस पर लगेगा जो एयर कंडीशनिंग मेंटेनेंस का सर्विस है, 18% का रेट। लेकिन कब लगेगा? जब वो पेमेंट रिसीव होगा। अभी रिसीव हुआ क्या? अभी नहीं हुआ, तो फेब्रुवरी मंथ में यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? सो देखो, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन केस इज 18%, that is the rate applicable on air condition maintenance service. Clear है? Since in the given case it is a continuous supply of service where in terms of contract due date is not ascertainable, कब पैसा मिलेगा हमारे को पता नहीं है। ठीक है, the time of supply of said services does not fall in February 22, मतलब अभी टाइम ऑफ सप्लाई उसका नहीं है, तो यहाँ पर जो है टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? नो जीएसटी इज पेबल फॉर द सेड मंथ, बाद में जब पैसा रिसीव होगा तब यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। किस रेट से लगेगा? 18% की रेट से। क्लियर है? सो ये पॉइंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा था, है ना। एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं, आप उनको ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना टैगिंग दिया है, मार्क्स भी लिखे कितना मार्क्स के लिए है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क किया हुआ भी है। मैसर्स दिवा फैशंस प्रोपराइटर ऑफ मिस दिवा, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन लुधियाना पंजाब, कहां पर है? पंजाब के अंदर है। ठीक है, रजिस्टर्ड है। मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ February 2023, फॉलोइंग सप्लाईज यहां पर दी है, एक एक ट्रांजेक्शन यहां पर दिए हैं और आपको रेट दिया है। हमें क्या निकालना है? तो सबसे पहले देख लो, फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मैसर्स दिवा फैशन फॉर द मंथ ऑफ February। ठीक है, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है। ये क्वेश्चन जो है मई 23 में पूछा गया था 9 मार्क्स के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वन बाय वन पॉइंट देखते चले जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? तो देखो, सप्लाई ऑफ डिजाइनर सिल्क ड्रेसेस पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस टू अ बुटीक इन मुंबई एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विद बुटीक अमाउंटिंग टू ₹25 लाख। अब क्या हो रहा है? दो चीजें यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। देखो, पहला क्या है? डिजाइनर सिल्क ड्रेसेस जो पैक की जा रही है डिजाइनर बॉक्सेस में, और दी जा रही है किसको? मुंबई। हम कहां पर हैं? हम पंजाब में हैं, मुंबई में सर्विसेज दी जा रही है, तो ट्रांजैक्शन क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो आईजीएसटी यहां पर लगेगा। अमाउंट कितना है? 25,000। अब सप्लाई दो हो रही है, डिजाइनर सिल्क ड्रेसेस भी है और डिजाइनर बॉक्सेस भी है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? देखो, ये ट्रांजैक्शन है कंपोजिट सप्लाई का, जहां पर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड विच आर नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, ये नेचुरली बंडल्ड है, साथ में दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? तो प्रिंसिपल सप्लाई यहां पर क्या होगा? डिजाइनर सिल्क ड्रेसेस, जो ड्रेस दी जा रही, बॉक्स का कोई वैल्यू थोड़ी ना है, जो ड्रेस दी जा रही उसका वैल्यू है। ठीक है, सो वो प्रिंसिपल सप्लाई है। तो रेट किसका लगेगा? सिल्क ड्रेसेस का। ठीक है, यहां पर दोनों का रेट दिया हुआ है, सिल्क ड्रेसेस का भी दिया है, डिजाइनर बॉक्सेस का भी लिया है, लेकिन हम कौन सा रेट लेंगे? सिल्क ड्रेसेस का। और लगेगा कौन सा? ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, तो आईजीएसटी यहां पर लगेगा। सो ये 18% यहां पर लग जाएगा आपका। क्लियर है? सो अमाउंट कितना है? 25 लाख। 25 लाख रुपीज पे आपको जो है 18% यहां पर लगाना है। 25 लाख 18% आईजीएसटी। ट्रांजैक्शन क्या है? कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल होता है, उस केस में आपको प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लिया जाता है। सो सिल्क ड्रेस विल बी चार्ज, जो रेट सिल्क ड्रेस पे है वो यहां पर लगेगा। क्लियर है? देखो, आप हर ट्रांजेक्शन में देखो कि यहाँ पर नोट दिया गया। ठीक है, आपको भले यहाँ पर स्पेस है तो आप यहाँ दे सकते हो, या फिर आप आगे लिख सकते हो नोट 1, नोट 2, नोट 3, और लास्ट में जो है आप जो पूरे सारे नोट्स यहाँ पर दे सकते हो। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने ये अमाउंट लिख दिया उससे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है जो कि नेचुरली बंडल है, और कंपोजिट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, इसलिए हमने जो रेट लगाया है वो सिल्क ड्रेसेस का रेट लगाया है। क्लियर है? तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सप्लाई ऑफ 600 किट्स एट ₹1000 ईच अमाउंटिंग टू ₹6 लाख टू मिसेस अरोरा इन अमृतसर। अमृतसर पंजाब में ही आता है। ठीक है, सो मिसेस अरोरा को दे रहे हैं यहाँ पर किट बना करके। उसमें क्या क्या है? 1 सिल्क दुपट्टा, 1 साड़ी ब्रोच एंड 1 लिपस्टिक। ये ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मिक्स्ड सप्लाई का केस है जहां पर सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इस केस में रेट कौन सा लगेगा? जो हाईएस्ट रेट है। ठीक है, सो तीनों का आप रेट देखो, हाईएस्ट कौन सा है? सिल्क दुपट्टा, साड़ी ब्रोच एंड लिपस्टिक, तीनों में से हाईएस्ट रेट कौन सा है? 18%। सो ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो यहां पर 99% दोनों पे लग जाएगा। क्लियर है? कितना है? 6 लाख रुपीस का। सो 6 लाख रुपीस पे आपको
9%, 9% CGST, 9% SGST लगाना है। सप्लाई क्या है? मिक्स्ड सप्लाई है। मिक्स सप्लाई के केस में क्या होगा? हाईएस्ट रेट यहां पर लगाया जाएगा। सिंस सप्लाईज आर नॉट नेचुरली बंडल एंड सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज, इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में केस में क्या होता है? एट्रिक्स हाईएस्ट टैक्स रेट। ठीक है, तो बेसिक बेसिक नोट अगर आप लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। Messrs. Diva Fashions organizes a fashion show in Chandigarh. Zion Export Limited, a registered entity in Jaipur, Rajasthan, has sponsored the show. अब यहां पर क्या हो रहा है समझो, स्पॉन्सरशिप का सर्विस आ रहा है। हैज स्पॉन्सर्ड द शो फॉर विच मेसर्स दिवा फैशन रिसीव्स ₹7,50,000 फ्रॉम इट। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की यहां पर बात हो रही है। आरसीएम के अंदर हमने देखा है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर दी जाती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो जो रेसिपिएंट होता है वो यहाँ पर आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करता है। ठीक है, लेकिन एक जो डाउट है वो काफी बच्चों को रहता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। तो सिंपल समझो, रेसिपिएंट हमेशा पैसा देता है। ठीक है, मैंने कोई गुड्स किसी को बेचा है, आपको बेचा है और आपने मुझे पैसा दिया है, तो रेसिपिएंट ऑलवेज पेज द मनी। ठीक है, अब यहां पर पैसा पे कौन कर रहा है? यहां पर जियोन एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है वो पैसा पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? मेसर्स दिवा फैशन को। ठीक है, सो रेसिपिएंट कौन हो गया? ये जियोन एक्सपोर्ट लिमिटेड। और यहां पर सप्लायर कौन हो गया? दिवा फैशन। ठीक है, सो अब यहां पर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? आरसीएम के अंदर जो है रेसिपिएंट टैक्स का पेमेंट करेगा। सो ये जियोन एक्सपोर्ट लिमिटेड है, ये यहां पर टैक्स का पेमेंट करेगा इस 7,50,000 पे। ठीक है, हमारा को यहां पर टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। क्लियर है? तो 7,50,000 पे निल हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन क्या है? स्पॉन्सरशिप का। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड की जा रही है टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो जियोन एक्सपोर्ट लिमिटेड टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। क्लियर है? तो यहां पर सप्लाई प्लस आरसीएम दोनों का कंबाइन करके ये एंट्री आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। 200 किट्स आर गिवन एज फ्री। फ्री देखते ही हम पहुंच चुके हैं शेड्यूल 1 में। क्लियर है? फ्री गिफ्ट दिया है कस्टमर्स को ऑन द ओकेजन ऑफ 5th एनिवर्सरी ऑफ मेसर्स दिवा फैशंस। ठीक है, ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 सिल्क दुपट्टा एंड 1 साड़ी ब्रोच। कॉस्ट ऑफ ईच किट इज 350 रुपीज। 350 रुपए का एक किट है यहाँ पर और वो दिया जा रहा है। ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह सारी चीजें दी हैं, बट देखो देख किसको रहे हैं? फ्री दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कस्टमर्स को। क्या कस्टमर्स रिलेटेड है? क्या रिलेटेड होते तो हम पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में यहाँ पर कवर कर लेते हैं, लेकिन वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई भी सप्लाई है तो एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A क्या बोलता है? वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। सो ये जो आपने 200 किट्स दी हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? सो नील हो जाएगा। फ्री गिफ्ट टू कस्टमर, नॉट अ सप्लाई एज इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड इज ऑल्सो नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं है। अगर रिलेटेड पर्सन होता तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाता। ठीक है, सो कस्टमर्स आर नॉट रिलेटेड पर्सन। क्लियर है? आई होप आपको सारे जो ट्रांजेक्शन है समझ रहे हैं ना? हम बड़े आराम से इसको जो है समझते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री पढ़ते ही हम आ जाते हैं शेड्यूल 1 में। अगर शेड्यूल 1 में फॉल करेगा तो ही जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं बाय मिस दीवा टू हर इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर। इंडिपेंडेंट है क्या? डिपेंडेंट होता है। अगर डिपेंडेंट होती सिस्टर तो वो फैमिली की डेफिनेशन में फॉल करती और रिलेटेड पर्सन मान ली जाती। उस केस में विदाउट कंसिडरेशन रहता तो भी वो ट्रांजैक्शन सप्लाई मान लेते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट कितना लगा, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो और विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई नहीं है। क्लियर है? सो नील हो जाएगा। सो ये भी हमारा नील हो जाएगा। क्लियर है? प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सप्लाई एज इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है और शेड्यूल 1 में भी फॉल नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज सिस्टर इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन नहीं है तो नील हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? मेसर्स दिवा फैशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st February 2021 फॉर 3 years विद मिस शिखा, अ लोकल मॉडल, टू एक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो ऐसा सिमिलर पॉइंट हम ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन देख चुके हैं, जहां पर एक मॉडल को यहाँ पर हायर किया जाता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और वो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्रांड एम्बेसडर को हायर किया, 3 साल के लिए किया था। ठीक है, फॉर देयर प्रोडक्ट एट रुपीज 1 लाख रुपीज आपको पे कर रहे हैं पर एनम। 3 साल के लिए अपॉइंट किया, 1 लाख पर एनम देंगे तो 3 लाख टोटल अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस शिखा जो है वो टर्मिनेट करती है द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 2 February 2023। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ था? 21 में। ठीक है, 21 से 22, 22 से 23
2 साल तक उसने पूरा निभाया है, ठीक है। और 2 फरवरी को उसने जो है क्या किया, टर्मिनेट कर दिया गुड्स को, ठीक है। टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 2 फरवरी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स दिवा फैशन रिसीव्स 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट फीस पेड टू मिस शिखा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बिफोर 3 years। कॉन्ट्रैक्ट को जो है 3 साल से पहले टर्मिनेट कर दिया, इसलिए जो है मिस शिखा से यहाँ पर 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट फीस पेड वो रिकवर किया गया, ठीक है। कितना पैसा पे किया होगा, तो देखो कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख रुपीज जो है पर एनम दिया जा रहा है, ठीक है। 2 साल यहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट निभाया है, 2 साल के बाद में उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, सो 2 लाख रुपीज उसको टोटल पैसा पे किया होगा। अब 2 लाख रुपीज का बोला है कि 25% जो है आपसे रिकवर किया जाएगा, सो कितना होता है 50,000 रुपीज यहाँ पर रिकवरी हो रहा है। रिकवरी क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, इसलिए हम आपसे पैसा रिकवर कर रहे हैं। सर्कुलर नंबर 178 ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिस शिखा हैज रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट फीस फॉर 2 years एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पैसा रिसीव हुआ है तो वो सर्कुलर 178 में हो जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है। सो ये देखो, फीस रिसीव फॉर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट being liquidated damages, they are merely compensation for loss due to breach of the contract and not the consideration। ये consideration नहीं माना जाएगा, ठीक है। ब्रीच किया है उसने, इसलिए वो पैसा पे कर रहे हैं। सो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। सर्कुलर नंबर 178 का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है, सो नील हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझा आपको। ऐसा सिमिलर ट्रांजेक्शन जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट, ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। मिसेस अरोरा, अब मिसेस अरोरा कौन था, तो देखो यहां पर ये एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मिसेस अरोरा कौन थी, सेकंड ट्रांजैक्शन में जिसको हमने मिक्स सप्लाई किया था, ठीक है। 600 किट्स दिए थे। मिसेस अरोरा से जो पेमेंट आना था उसके बारे में कुछ लिखा है कि मिसेस अरोरा पेड रुपीज 8,850 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट टू मेसर्स दिवा फैशंस। अब देखो इंटरेस्ट यहाँ पर रिकवर किया गया है। इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, डी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। सो डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन आया तो इंक्लूड होगा। अब यहां पर क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है 8,850, 8,850 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को एक रेट चाहिए, कौन सा रेट लगेगा, तो जो ट्रांजेक्शन का रेट था। अब देखो ये सेकंड ट्रांजेक्शन में जो रेट लगा था, 1 सिल्क दुपट्टा, 1 साड़ी ब्रोच एंड 1 लिपस्टिक, तीनों में से जो है हाईएस्ट रेट हमने लगाया था। सो तीनों का जो हाईएस्ट रेट है ये 18% वाला, ठीक है। ये रेट से जो है आपको इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है। सो डिवाइड बाय 118 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8850 डिवाइड बाय 118 इंटू 100, कितना आता है 7,500, ठीक है। ये इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब रेट कौन सा लगेगा, तो रेट इस पे 9% ईच, ठीक है। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ये आपका लग जाएगा। क्लियर है। सो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 7,500 हो गया, उस पर 9% दोनों पे लग जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये इंक्लूड होगा इन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, ठीक है। फर्दर इट इज रिसीव्ड इन फरवरी इटसेल्फ। इंटरेस्ट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब वो रिसीव होता है डिलेड पेमेंट का, ठीक है। यहाँ पर फरवरी में रिसीव हो गया है तो टाइम ऑफ सप्लाई इसका फरवरी में हो जाएगा और वो वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। So it has been most logically assumed that the interest pertains to the supply of 600 kits। जो सप्लाई हमने किया है उससे ही पर्टेन करता है, ठीक है। आपने सप्लाई किया उसी का पैसा आपको रिसीव हुआ था, तो ये यहाँ पर अजम्पशन लिया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टैक्स लगाया गया 9% ईच, यहाँ पर हो जाएगा इतना इंटरेस्ट। अब आपको जो है टोटल यहाँ पर कर लेना है और जीएसटी लाइबिलिटी आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, May 23 में आया है एग्जाम में। और देखो जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना उन पे आप ज्यादा कंसिडरेशन दो, ज्यादा आप उसमें फोकस करो, क्योंकि वो कहीं ना कुछ उसमें एग्जाम का तड़का होता है ना। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे तो कुछ थोड़ा आपको डिफरेंट लगेंगे एडजस्टमेंट्स, जैसे ये हो गया, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ये कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई वाला। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करो कि खुद से जो है लिखकर भी आपका प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है। आई होप आपको समझा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।